For people that do not know you, for people that are meeting you here for the first time, आप take some time, introduce me, tell me your history, where you are, etc. आप पूछो कहाँ से चालू करना है. ठीक है, आप मेरे को अपने बचपन की बात बताओ. कहाँ से आप? Where did you grow up? So I was born and brought up in a place in a small village called Rahi. Rahi is around 100 kilometers from Shupri. Shupri आपको पता होगा. Shupri ग्वालियर के पास. ग्वालियर के पास में मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है. तो वहाँ पे शुरू के 4-5 साल में रहा था. डैड गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं थी उनकी. तो वो जॉब उनकी जब मैं 5 साल का था तब लगी थी. फिर हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए. तब तक मैं वहीं पे था. अच्छा, 5 साल की उम्र तक. वो तो विदाउट मेमोरी. फिर उसके बाद कहाँ गए? मतलब उसके बाद फिर नर्मदा नगर खंडवा जगह है एक एमपी में. अच्छा. वहाँ पे आए. फिर 2-3 साल वहाँ रहे. फिर शिवपुरी मेन जो शहर है वहाँ पे पढ़ाई की. तब मैं 5th-6th क्लास में आ चुका था. 5th क्लास में. सॉरी, बस थोड़ा पास कर रहा हूँ. हाँ जी. उसके बाद फिर तब से लेके शिवपुरी में रहा. फिर 11th-12th भी शिवपुरी में था. 12th में IIT की तैयारी करने के लिए कोटा निकल गया. तो तैयारी करी. फिर IIT में हो गया. फिर बॉम्बे आया. पहली बार मैं बाहर निकला. IIT बॉम्बे पहली बार मैं MP से बाहर निकला था. मतलब प्रॉपरली. हाँ, मतलब जाना था बॉम्बे. ये क्लियर था. काफी बॉम्बे क्यों जाना था यार? ऐसे मन था. मतलब बॉम्बे एक फैसिनेशन होता है कि यार बाहर कभी एक्चुअली क्या है ना, घर में कभी बाहर निकले नहीं है ज़्यादा. ठीक है. हाँ. तो उतना एक्सपोजर भी नहीं था. तो जब हम बंसल में पढ़ते थे तो नोटबुक के अंदर ना IIT बॉम्बे की बिल्डिंग की फ़ोटो बनी रहती थी. तो वो थोड़ा काफ़ी फैसिनेट करते थे कि यार ये कॉलेज में जाना है. तो बस वो था. और पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे आप? पढ़ाई में शुरू से अच्छा था. अच्छा. तो मतलब पता था कि रेंज IIT वाली रेंज है मेरी? हाँ, मतलब उतना कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था कि IIT तो मेहनत करूंगा तो निकाल लूंगा. क्योंकि ये है ना यार, मतलब वही तरीका आता है, मेहनत करके पढ़ाई करके ही बाहर निकलना आता है. वो एस्केप वेलोसिटी वाली जो आप बोल रहे थे बात, तो वही सोल्यूशन पता है एटलीस्ट. जो मेरा बैकग्राउंड था वहाँ से बाहर निकलने का. तो पढ़ाई तो मतलब पता है कि मेहनत करने में तो कोई कमी छोड़नी नहीं है. तो मेहनत करते थे. तो कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेंगे. एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मुझे 11th क्लास तक पता भी नहीं था IIT कुछ होता है. तो फिर वो तो एक दोस्त था, वो तैयारी करने निकल गया. मैंने कहा यार मैं भी करके देखता हूँ, टफ एग्जाम है, देखते हैं क्या होता है, मेहनत करेंगे निकाल लेंगे. तो ट्राई किया, निकल गया. फिर IIT बॉम्बे आया. तो IIT बॉम्बे 4-5 साल वहाँ थे. तो काफ़ी मज़ा आया. काफ़ी क्रेजी बात है ये कि मतलब किसी को पता भी नहीं क्या है. हाँ. ठीक है, कुछ लोग हैं जो 6ठी क्लास से भाई पढ़ाई कर रहे हैं. PET होता है यार हमारे यहाँ पे. वो PET IEEE होता था. वो नाम सुना था. वो क्या होता है? IEEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. लगता था यार वो बहुत डिफिकल्ट है. मतलब वो तो मतलब ये लेवल का है. और एक उससे नीचे होता था PET, मतलब के MP के कॉलेजेस आपको मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस. समझ गया मैं. हाँ, ठीक है. तो IIT तो मतलब सुना ही नहीं था कभी लाइफ में. IIT के बारे में पता नहीं था. And you end up in IIT Bombay. What was your? So I was in, my rank was 315. बट ठीक है, मतलब बहुत सही होती है भाई. 350 अच्छी होती है मतलब. अच्छा. हाँ, मतलब ऑब्वियसली लगता है कि और बेटर कर लेते. 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना तो 100 टॉप 100 में आ जाते हैं. वो तो हमेशा लगता है. राइट. तो रैंक इसमें इलेक्ट्रिकल CS मिल गया होगा. हाँ, मतलब मेरे को CS नहीं मिल रहा था 4 साल का. मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा था. तो मैंने इलेक्ट्रिकल किया, पर मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया. दोनों IIT से ही? IIT बॉम्बे से ही. तो मेरे को बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया मैंने. और मिल गया था, मतलब ब्रांच मिल जाती सारी. एक अच्छी कॉलेज का जो इन्वायरमेंट होता है ना, हाँ, वो बड़ा नेक्स्ट लेवल होता है भाई. मतलब मेरे पास बड़ा डायरेक्ट कंपैरिजन था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ फील्ड में कोई कॉलेज नहीं होता. हाँ. आप लिटरली सुबह और शाम बिटवीन वर्क बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सी जगहों में, मेट्रो स्टेशन के नीचे वाले हॉल में, फलान टिम के शादी के हॉल में आप क्लासें लेते हो 1000 बच्चों की. तो वहाँ कोई टीचिंग एनवायरनमेंट होता नहीं, सिर्फ टीचर्स बांध के रखते हैं. बड़े कमाल टीचर्स होते हैं सीए में. एंड देन आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड. मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि द डिफरेंस इन एजुकेशन कैन बी दिस मच. और मैं जो हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर्स, बिल्कुल उनको नई बुक्स और नए आइडियाज, और मेरे को ये भी करना है, मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है इंग्लैंड का, फलान ढिमकान, ऐसी बातें होती थी हमारे कॉलेज में. उसका बड़ा फर्क होता है. आपने भी नोटिस किया होगा? काफ़ी फर्क पड़ता है. मतलब मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, जब मैं IIT में गया था ना, तो हॉस्टल 2 में था. हॉस्टल 2 में सारे मतलब अपने अपने शहर के टॉपर्स, एक से एक बढ़ के इंटेलिजेंट लोग. अंग्रेजी इतनी फर्राटेदार बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब ठीक है, ओके फाइन. हाँ, मतलब मैंने कहा यार अपन भी देसी लोग हैं, अपन भी कर लेंगे मतलब. तो वो काफ़ी अलग लेवल के लोग थे. उनके सामने मतलब मेरे को लगा यार कि अभी तो मतलब क्लास में आप सबसे पीछे हो, अभी तो और मेहनत करना बाकी है. तो और उनके साथ रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी इवॉल्व होता है. उनको एक्सपोजर इतना होता है. मेरे को तो इतना एक्सपोजर मिला नहीं बचपन में, राइट, बाहर निकलने का, बड़े शहरों में रहने का. बट वो ऑलरेडी वो लेके आते हैं, तो आपको उनका पर्सपेक्टिव मिलता है.
तो वो मेरे को काफ़ी काम आया। और फिर कॉलेज में मेरा सिंपल फंडा था कि कॉलेज में आया हूँ, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगा उसके 2 दिन पहले, बट जो एक्सपोजर मिल रहा है ना उसको पूरा लेते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत काम आता है। मेरे को लगता है कॉलेज में आप वो सीखते हो, दिमाग खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, दुनिया का नज़रिया बदल जाता है। आप देखते हो कि यार ये सब भी तो हो सकता है। अब मैं अगर देख रहा हूँ मेरे कॉलेज के सीनियर्स लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज बना रखी हैं और वो भी सेम बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता, तो अपन भी कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आता है एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो सवाल है ना, अगर भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो बहुत आगे ले जाती है चीज आपको। हाँ। क्योंकि हमें क्या कमी है? हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, सिर्फ मेहनत ही तो करनी है, करेंगे हम मेहनत, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है, बिल्कुल सही है। और मेरे को भी याद है, मेरी भी इंग्लिश नहीं, मेरे को पहले 1-1.5 सेमेस्टर भाई मैं इंग्लिश में ना कुछ बोल नहीं पाऊँ क्लास में। मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर वो लोग ऐसे होशियार, उनके पास इतने जवाब, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास तो ये है ही नहीं। हम तो सोचते रहते हैं उनका बोल के खत्म हो जाता है। तो मेरे को मेरे प्रोफेसर ने बोला पूरा सेमेस्टर हो गया प्रखर तूने कुछ क्लास में नहीं बोला। और मैंने कहा अगर ये मेरे स्कूल के टीचर सुन लेंगे, बोलेंगे ये जो चुप नहीं होता था। तो फिर मैंने बोला अब मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा कि कैसे बोलना है, आइडिया कैसे बनाने हैं। हाँ, तो आई नो कि दैट बाय इंडक्शन इट रियली प्रोपेल्स यू इनटू अ डिफरेंट प्लेस। या उससे तो बेसिकली 2-3 चीजें हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में ना आप काफ़ी, एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और स्टार्टअप वगैरह करने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। अगर आप खुद में ही मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप बिजनेस आप टीम को कैसे मोटिवेट करोगे, आप टीम को कैसे पुश करोगे? वो एक ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिजनेस बना रहे हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, किसी को नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट वो तो खुद में तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। और दूसरा आप क्या होता है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हो तो आपको पता लगता है यार कि अगर मान लो नहीं भी चला ना, तो मैं नौकरी तो कर ही लूँगा, तो there is nothing for me to lose. Right. I can take that plunge. Right. I can still do a startup and see how it goes. And then फिर वो जो नेटवर्क है, आपके दोस्त ही आपके साथ आते हैं, फिर आपको इनिशियल टीम मिल जाती है, इनिशियल को फाउंडर्स मिलते हैं, और सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो अब सब आप उन लोगों के आसपास घिरे हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ का जो सब बढ़ जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, ऑल ऑफ दैट सडनली गोज अप। तो वो, और ये क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर होता है। ये सब क्लासरूम के बाहर होता है। ये तो सब शाम को गेम्स खेल रहे होते हो, डिनर टेबल पे बैठे होते हो, तब बाहर बैठे हो, घूमने जा रहे हो, तब जाके वो जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड तो मतलब कैसे तोड़ोगे आप? कैसे तोड़ोगे? सही बात है। मुझे तो अपनी डिग्री भी नहीं पता, मेरी कॉलेज की डिग्री है कहाँ। मतलब कभी काम ही नहीं आई यार, मतलब कभी काम ही नहीं आई। बट ये दोस्त अभी भी टच में है, सारे ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, टाइम पास होता है, बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लाइव देखने का रजिस्टर, इसके इतने बच्चे हो गए, इसका ये हो गया, और सब अपनी अपनी जगह यार। कोई मतलब बहुत सारे लोग यूएस में बड़ी बड़ी पोजीशंस में है, तो सब अपने अपने फील्ड में मतलब धुरंधर है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये लोग अपने साथ में मतलब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, आज देखो कितना कर रहे हैं। तो वो ना, वो बॉन्ड काफ़ी वैल्यूएबल होता है, वो प्राइसलेस होता है, वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता। तो ट्रांजैक्शनल चीज़ें ओनली गो दिस फार, बट व्हेन इट्स एन इमोशनल कनेक्ट ना विद दोस पीपल, वो दैट रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम। और मेरे को ऐसा लगता है भाई, जैसे हम एज करते जाते हैं ना, उस डेप्थ की फ्रेंडशिप मिलनी ऑलमोस्ट खत्म होती चली जाती है। क्लोजर टू 30 मिलते ही नहीं है उस लेवल के दोस्त, या बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स नहीं बनते, पुराने बॉन्ड्स आप स्ट्रेंथन करते जाते हो, तो वो चेरिश करना चाहिए काफ़ी। राइट। प्लस जितने लोग सुमित को इसलिए जानते जाएंगे कि ये CoinDCX को फाउंडर है, ठीक है, जितने लोगों को ये पता लगता जाएगा कि ये बड़ा आदमी है, तो फिर वो दोस्ती भी इसीलिए करेंगे ना, लाइक द कैरेक्टर प्रीसीड्स द पर्सन नाउ। तब कोई वजह नहीं थी दोस्ती करने की, कोई वजह नहीं थी, तब उसने मेरे दाल चावल शेयर कर लिए मेरे साथ, तो दोस्ती की एक अलग बात हो जाती है। और दोस्ती एक अपने आप में बात है, लेकिन मतलब जैसे एक जो हाइप है, फॉर इंस्टेंस अभी IIT बाबा पे बड़ा बवाल हुआ बीच में इंटरनेट पे, और मेरे हॉस्टल का था बाय द वे। हाँ, आई एम श्योर, राइट, हॉस्टल से इसका था बंदा वो। अब मैं पता क्या कह रहा था, मैं कह रहा था 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो पब्लिक ही इनको बनाएगी, पब्लिक ही इनको तोड़ेगी, पब्लिक एज इन मीडिया, क्योंकि मजा आता है लोगों को ये राइज एंड फॉल देखने में। बट दूसरी बात ये है, ये हो सकता है एक सिंपल साधक आदमी हो जो अपनी साधना कर रहे हो, अपना कोई बाबा ना हो, पर IIT जोड़ के, IIT इज इंडियाज वेट ड्रीम। फॉर IIT इंडिया विल सैक्रिफाइस एनीथिंग, कितने भी बच्चे करवा लो, IIT पहुंचाने। IIT अभी भी है क्या ये? बॉस, मतलब देखो, आपके ऐसे लोग टू सम एक्सटेंट, थोड़ा मोड़ा हमारे ऐसे लोग, वी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, और हम सोसाइटी को ऐसे ऑल्टरनेट करियर्स की तरफ इंस्पायर जरूर करते हैं। बट जो गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है ना हमारे गरीब देश का, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई का अल्टीमेट इंडिया में या तो IAS है या IIT है, और कुछ नहीं है। यही लोगों का सपना है। और मैंने कभी इंजीनियरिंग सोचा नहीं, मेरी फैमिली में कोई इंजीनियर है नहीं, IIT वाज नेवर ऑन माय रेडार, सो आई ऑलवेज वंडर्ड, इज द एक्सपीरियंस रियली वर्थ इट? लाइक मतलब जो वो डिफरेंस IIT एंड अदर कॉलेजेस में है, इतना फर्क कि भाई मर जाना चाहिए IIT के लिए, मर मिटना चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, और मतलब डिफरेंस काफी विजिबल है, एक्सपोजर लेवल 10x से भी ऊपर होता है।
फ्रॉम एनी अदर कॉलेज? फ्रॉम अदर कॉलेज, अगेन मैंने सारे कॉलेज में देखा नहीं, बट मैं दोस्तों से बात करता हूँ ना, जिन लोगों ने बाकी कॉलेजों में पढ़ाई की है। तो अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में जाना है तो एम फॉर द मून शॉट, मतलब बिल्कुल सीधा आईआईटी के लिए जाओ ना यार। ठीक, मतलब क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल, बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मे बी पढ़ाई। देखो पढ़ाई भी अच्छी होती है, बट कुछ लोग सोते हैं क्लासेस में, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं जेन्युइनली, कुछ लोग रिसर्च में काफ़ी अंदर जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, आप जो भी चीज़ में जाना चाहोगे ना, उसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। तो यू विल बी सराउंडेड बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट, प्रोफेसर्स बेस्ट रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, इंटर्नशिप मिलेगी तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को वो हेल्प मिलती है ना। अगर आप आईआईटी से हो तो आपको शायद इंटर्नशिप भी अच्छी मिलेगी, पहली इंटर्नशिप अच्छी मिली तो दूसरी इंटर्नशिप में हेल्प मिलेगी, 2 अच्छी मिली तो आपको जॉब में फायदा मिलेगा। फिर वो साथ साथ निकल गया, वो पूरा चेन बन गया। हाँ, वो कंपाउंड होता है। तो देन आईआईटी का मतलब फर्क तो पड़ता है, आपका दिमाग खुल जाता है पूरा। आप एक अलग, मैं उसके पहले और अभी में बहुत अंतर है। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे ना, बैकग्राउंड देखोगे, अगर मान लो कोई पूरा देखेगा तो वो बहुत डिफरेंट इंसान हूँ पहले और अभी में। पहले मेरा सोचने का नज़रिया ऐसा होता था कि यार दुनिया में इतना कर सकता हूँ, अगर मान लो मेरी 3 लाख रुपए की नौकरी लग गई तो ठीक है। आज मतलब महीने का 3 करोड़ रुपए भी कमाऊंगा तो भी ज़्यादा कर सकता हूँ मैं उससे बेटर। मतलब वो कुछ भी नहीं है। राइट। तो वो आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है ज़िंदगी का। आप बोलते हो यार मैं इतने पे क्यों रुकूँ, मैं तो और करता हूँ ना मेहनत, और बड़ा कर सकता हूँ, और इम्पैक्ट ला सकता हूँ। कितनी कमाल की बात है भाई ये, कि आपके सही गलत की डेफिनेशन, क्योंकि एक सेंस में सही गलती तो आदमी कहता है मेरी कैप 3 लाख रुपए है, हाँ, ये सही है मेरी कैप। मैं जब जिन लोगों के साथ उठता बैठता था अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में, कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है, कोई ट्रंप के लिए कैंपेन कर रहा है, कोई बाद में जाके उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, फलान यूके में कहीं आगे निकल गया। क्योंकि हमारे उसमें एंटरप्रेन्योरियल अंडरग्रेजुएट लेवल पे एंटरप्रेन्योरियल लोग इतने नहीं थे, ये पॉलिटिकली एक्टिवेटेड लोग, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा थे उस यूनिवर्सिटी में। आप सोचते हो यार हम तो कह रहे थे पापा गले बैठ जाएंगे, या पापा गले पे नहीं बैठेंगे, अपना कोई काम देख लेंगे। ये कह रहा है कि यार मेरे को तो लेबर पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो आदमी का सही गलत का नजरिया कितना ब्रॉड हो जाता है, और आदमी ऐसा सोचने लगता है मैं भी डिजर्व करता हूँ, वरना आदमी ऐसा सोचता नहीं है। कितनी क्रेजी बात है ये कि आप इंडक्शन अगर आपकी सही हो, संगत सही हो, तो क्या नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अगर मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से यहाँ कंपनी बना सकता हूँ, खड़ी कर सकता हूँ। और ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने कोई स्टार्टअप वगैरह बड़े बड़े बिजनेसेस कर रखे हैं, डैड जॉब करते थे, राइट। तो और मैंने देखा है कि मतलब बस मेहनत करिए और दिल से काम किया है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। उसमें आईआईटी हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। बस लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपना, मैं कर सकता हूँ मैं। लोग क्या करते हैं, पहले गिव अप मार देते हैं कि अरे तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा यार, इतने लोग होते हैं। बट एक्चुअली ऐसे लोग निकल जाते हैं फिर, एंड इट वर्क्स आउट इफ सही कह रहे हो आप। हाँ, तो मैंने देखा हिम्मत करके ड्राइव थ्रू करना पड़ता है, फॉलो थ्रू करना पड़ता है। तो वो मेरे को लगता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट। तो वो ट्राई किया, मतलब मैंने सोचा थोड़ा था जब चालू कर रहा था कि यार कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी। कब स्टार्ट किया? मैंने 2018 में चालू किया था CoinDCX। और ग्रेजुएट हुए थे 2014 में। 14 में, तो 14 से 18 नौकरी करी? हाँ, नौकरी करी। कहाँ पे? मैं सोनी में था। अच्छा। तो कॉलेज के बाद मैंने सोनी में नौकरी करी। सोनी में टोक्यो में था मैं। अच्छा, टोक्यो ही थे? हाँ, टोक्यो में था मैं 1.5 साल। जापान कैसा है? जापान बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कल्चरली रिच है। हाँ। तो जापानीज़ भी सीखी मैंने, जापानीज़ में बात करता था लोगों से। क्या बात, आउट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, मैं मतलब उस टाइम पे तो बढ़िया फर्राटेदार जापानीज़ बोलता था, हिंदी जैसी, क्योंकि सीख रखा था। 3 महीने पूरी प्रॉपर क्लासेस की थी, और फिर वहाँ पे बहुत जो वैसा होता है ना, लाइक इनफॉर्मल लैंग्वेज, उसमें बड़ा मज़ा आता था मेरे को बात करने में। तो प्रैक्टिस करता था और वहाँ पे सीख गया था काफ़ी। तो घूमने में काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, बिकॉज के कल्चर उसको समझ पा रहे हो आप, लोकलाइट से बात कर पा रहे हो उनकी लैंग्वेज में। तो मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद आया। अब लोग जा रहे हैं जापान, तो अभी सडनली काफ़ी ट्रेंड बना है जापान जाने का, और लोग बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो मतलब यस, इट्स एक्चुअली It's very beautiful. It's very beautiful. I think there is a transit visa situation happening for which people are going to Japan. कि आप कहीं मान लो यूएस जा रहे हो, जापान रुकते हुए 5 दिन चले जाओ, इस चक्कर में I think जापान में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है शायद अभी रिसेंटली, पता नहीं, मतलब चेक करो। मंजोत क्या कर रहे हो? अगर वीजा ऑन अराइवल है तो चलेंगे। वीजा ऑन अराइवल है तो मतलब ऐसा, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, तो जापान का वीज़ा इज़ नॉट डिफिकल्ट, एंड एवरीवन हु गोज देयर वो सकुरा सीजन के टाइम पे जाते हैं, और सकुरा सीजन के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट वाइब होती है वहाँ की, जब वो पिंक फ्लावर्स। हाँ, पिंक फ्लावर्स। क्या कहते हैं उन फ्लावर्स को? सकुरा फ्लावर्स बोलते हैं। बट एनीवे, लाइक मेरा प्लान नहीं था जापान में अल्टीमेटली रुकने का,
क्योंकि खाने की दिक्कत आती है वेजिटेरियंस अच्छा को। वेजिटेरियन भी हो। हाँ, तो फिर 1-1.5 साल में जॉब छोड़ दी, फिर इंडिया आ गया। और फिर इंडिया में काम किया कहीं? हाँ, इंडिया में फिर मैंने एक स्टार्टअप ट्राई किया 1-1.5 साल। हाँ, अच्छा। आते साथ ही अच्छा 1-1.5 साल ट्राई किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो 1-1.5 साल बाद जमा नहीं, फिर मैं मेरे को बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना चालू किया 2016-17 में। ये 2 साल मैंने काफ़ी पढ़ाई की इसके बारे में, लोगों से बात किया, तब तक लोग जानते भी नहीं थे, बहुत कम लोगों को पता था, और लोग बस बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं थी। बहुत तो मेरे जो IIT के अगेन वो सर्कल्स हैं, तो 7-8 दोस्त वगैरह उनके साथ बैठना, डिस्कशन करना, डाउट्स क्लियर करना, सवाल पूछना एक दूसरे से कि भाई काफ़ी डीप सेशंस होते थे। मतलब यू कैन इमेजिन कि मतलब 6 IIT के लौंडे साथ में बैठे हैं और काम की बात कर रहे हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि भाई तेरे पास जो 500 रुपये का नोट है उसमें उसकी वैल्यू क्यों है, वाई डू पीपल वैल्यू दैट। तो जो गोल्ड पहनता है, मतलब ये गोल्ड की वैल्यू क्यों है, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, आप डायमंड की हिस्ट्री क्या है, हाँ डायमंड के लिए 3-3 लाख रुपए कोई क्यों देता है, राइट। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, ये सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो अभी क्या है ना, अपन ग्रांटेड लेते हैं इन सब चीज़ों को कि यार हम लोग मान रहे हैं तो है। बट रियल मैजिक हैपन्स व्हेन जब अपन ना अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। जब आप चैलेंज करते हो अपने आप को, यार मैं क्यों मान के चल रहा हूँ, इसकी कीमत ऐसा क्या है इसमें। तो क्या है 500 रुपए के नोट में? नहीं तो आप बताओ क्या है। वो लीगल टेंडर है ना, लिखा होता है ना उस पे। लीगल टेंडर होता है उसमें, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता है। मतलब गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि हाँ अगर 500 रुपये अगर मुझे इसका कुछ चाहिए तो मिल जाएगा। पहले ये गोल्ड से बैक्ड होता था, पहले अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो ये जो 500 रुपये, मतलब 500 रुपये का देखे मुझे 500 रुपये गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि कि मैं बैंक में जाके 500 रुपए का गोल्ड क्लेम कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि पहले गोल्ड से पैक्ड होता था सारे जो नेशनल करेंसीज होते थे। ठीक। बट 1970s में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में वो डिस्कार्ड कर दिया। आई थिंक लेट 60s में ब्रेटन वुड्स, चेक कर 1970s। हाँ, ब्रेटन वुड्स अमेरिका ने बोला कि हम अब अपना डॉलर जो है गोल्ड से नहीं प्रिंट करेंगे, अपनी मर्जी से जितना प्रिंट करेंगे। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्यों वैल्यू आती है, वो तो फिर उसकी ऑब्वियसली करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होनी चाहिए ओवर टाइम। तो उस पर फिर अंदर गए, फिर डेटा दिखता था जैसे भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते थे। तो फिर अब वो सब लोग धुरंधर लोग, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। फिर पता चला कि यार अच्छा नंबर प्लेट्स की वैल्यू क्यों होती है, लोग ऐसे लाखों रुपए क्यों दे देते हैं एक नंबर प्लेट के लिए, ठीक है। तो उसमें सिग्नलिंग होती है, आर्ट्स की इतनी वैल्यू क्यों होती है, डायमंड्स को लोग इतना क्या करते हैं। तो अब वो लैब ग्रोन डायमंड्स आ जाएंगे तो ये क्या वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि करेंसी का भी तो अपना जर्नी रहा है ना, मतलब बार्टर से लेके फिर उसके बाद कॉइन्स आए, कॉइन्स के बाद नोट्स आए, अब क्या होगा। और उस टाइम पे पढ़ रहा था मैं बिटकॉइन का वाइट पेपर, तो पता चला फिर वो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1929 के बाद। तो उसमें बैंक सारे हिल गए, यूएस के बैंक्स, आपने देखा होगा यूएस के बैंक्स हिल गए। तो उसके बाद बिटकॉइन का जन्म हुआ था, 2008-9 में आया था वो। तो क्यों आया, डज इट मेक सेंस। तो वो सब चीज़ें चालू हुई, फिर वन थिंग लेड टू अनदर। मैंने कहा यार ये तो मतलब बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2 साल पढ़ाई की, 1.5-2 साल पढ़ता रहता था मैं इसके बारे में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं इसमें, क्या क्या टेक्नोलॉजी की पावर क्या है। तब मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इवेंचुअली 10-15-20 साल में मेन स्ट्रीम होने वाली है। इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ 1990s। जैसे इंटरनेट पहले बहुत फ्रिंजी एक्सपेरिमेंट था, फिर बाद में तो अब इतना कॉमन हो गया है कि अपन सब हर चीज़ इंटरनेट पे होती है। मतलब आपका करियर, मेरा सब इंटरनेट पे टिका हुआ है, इतना कॉमन हो गया है 30 साल के अंदर। राइट, सही कह रहे हो, मोस्ट ऑफ इट बुरा लगा पर सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा सही बात है यार, सही बात है। तो इंटरनेट इज अ ज्योग्राफी नाउ, एक जगह बन गई है इंटरनेट। हाँ, जैसे अमेरिका एक जगह है, इंग्लैंड एक जगह है, वैसे इंटरनेट एक जगह है। हाँ, इंटरनेट एक जगह है उसको। हाँ, और क्या, मेरा मेंटल मॉडल ये है कि उसके अपने रूल्स हैं, वो एक जगह है, उसके अपने सिटीजंस हैं, उनका अपना एक बिहेवियर है, उनकी अपनी एक इलेक्शन है, और हम उसमें खेल रहे हैं। अब ये बताओ मेरे को। हाँ बोलो क्या कहते हैं। ये बोला, ये जो पूरी जगह बन रही है इंटरनेट, तो इंटरनेट मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल में इंटरनेट विल बिकम मोर एंड मोर ऑफ इट्स ओन इकोनॉमी। It already has to a great extent, है ना। yeah. एंड इस इकोनॉमी के अपने रूल्स होते हैं, बिकॉज ये इकोनॉमी जो इंटरनेट की ना, वो किसी कंट्रीज से बाउंड नहीं होती। इंटरनेट इंडिया के लॉज वो नहीं होता, इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी। आई एग्री एंड ग्लोबल इकोनॉमी के अलग अलग रूल्स होते हैं। बस ये इंटरनेट की जो इकोनॉमी है, इसमें जो एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यार ये इसमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर काफी इजी हो गया है। इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं भी जा सकता है, 0 सेकंड लैग है, 0 सेकंड। बट वैल्यू ट्रांसफर में लैग है, वैल्यू ट्रांसफर नहीं होता। एनीथिंग विच हैज वैल्यू, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वो ट्रांसफर आप नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी इंटरमीडिएरी इन बिटवीन। एक बैंक हो तो आप वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो, कोई ब्रोकर चाहिए आपको, ठीक है ना। इंटरनेट पे वैल्यू ट्रांसफर, P2P वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते, पीयर टू पीयर वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। पीयर टू पीयर मतलब विद अ ब्रोकर कर सकते हो। हाँ, मतलब इट हैज टू बी पीयर ब्रोकर पीयर। हाँ, ये मॉडल चलता है, और वो भी हाईली इनएफिशिएंट है।
क्योंकि वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा, सिक्योरिटी फंक्शन होगा, हाँ वेरी मैनुअल, मेरे को अगर अपने पैसे भेजने हैं तो दुनिया भर का, हाँ ठीक है। और जब भी वैल्यू ट्रांसफर होता है तो आपको ट्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है, इंक्रिप्शन चाहिए होते हैं, इसीलिए वो ट्रस्ट सॉल्व होता नहीं है जब इतने सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि ग्लोबल इतना इंटरनेट इतनी बड़ी इकोनॉमी, अब मैं किस किस को जानूंगा। ठीक बात है, ठीक है। तो फिर सतोशी नाकामोटो ने पेपर निकाला कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, उनके बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, तो एक टेक्नोलॉजी है जो ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश करती है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड बिटकॉइन इज अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम जो इंटरनेट पर चलता है, जिससे आप बिना किसी इंटरमीडियरी के बिना आप वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। बिटकॉइन इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, बिटकॉइन इज लाइक डिजिटल गोल्ड ना? Bitcoin is like digital gold. Not like digital dollar. It's like digital gold. No, there's a difference. It is digital gold, and I'll tell you, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उसके, right? But it is more close to digital gold because उसकी supply fixed है। इतनी ही है, कितनी? 21 मिलियन 21 मिलियन बिटकॉइन, जो कि फ्रैक्शनेट हो सकते हैं, 0.1 0.2 हो सकते हैं, तो उस हिसाब से 21 मिलियन से ज्यादा ओनर हो सकते हैं, लेकिन 21 मिलियन से ज्यादा टोटल बिटकॉइन सप्लाई नहीं हो सकती। चांस ही नहीं है, इतना हो ही नहीं सकते 21 मिलियन से ज्यादा, और ये कोड में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सप्लाई कोडेड है। गोल्ड को वैल्यू क्यों मिलती है? बिकॉज गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। अगर गोल्ड आउट ऑफ थिन एयर कहीं से बन जाता, या लैब में बन जाता, या फिर ऐसी इजीली अवेलेबल होता, राइट, तो फिर गोल्ड इतना वैल्यूएबल नहीं होता। गोल्ड की हिस्ट्री, मतलब गोल्ड वुड नॉट बिकम द गोल्ड कॉइन जो चलते थे ना पहले, वो गोल्ड को इसीलिए दर्जा दिया गया कि गोल्ड को हम यूज करेंगे वैल्यू ट्रांसफर में या स्टोर ऑफ वैल्यू में, राइट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वैसी हैं, चलता है हजारों साल। तो बिटकॉइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उससे गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक्चुअली गोल्ड को बिटकॉइन कंपेयर करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पूरा दिख जाएगा कंपैरिजन। क्या गूगल करें? जैसे डिविजिबिलिटी होती है, गोल्ड को आप तोड़ कॉइन बना सकते हो, बड़ी चीज़ें कर सकते हो, बिटकॉइन को आप 100 मिलियन पार्ट्स में तोड़ सकते हो। गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन कंपैरिजन एज करेंसी, ऐसा लिख के देख। हाँ, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन। हाँ, तो इफेक्टिवली आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज, और ये जो आपने भी हिस्ट्री बताई ना, हाँ जी, ये हिस्ट्री हमें, देयर इज नो इकोनॉमिक्स क्लास इन द यूएस दैट यू कैन गो थ्रू जिसमें आपको हिस्ट्री नहीं समझाते, क्योंकि 2008 इनके सिस्टम को एक इतना बड़ा शॉक था। हाँ, ये चाहते नहीं दोबारा हो, तो ये अपने हर स्टूडेंट को हर क्लास में हर बार बताते हैं कि भाई सुनो, बम फट गए थे, हमें नहीं समझ आया था क्या करना है। और हर प्रोफेसर का उस पर एक अलग व्यू होता है। लार्जली प्रोफेसर ये व्यू लेते हैं कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स होता अगर यूएस गवर्नमेंट घुस के बायआउट्स नहीं देती सर्टेन बैंक्स। बिल्कुल। तो आपने आर्टिफिशियली इकोनॉमी को सस्टेन रखा, इवन दो ऑर्गेनिक प्रोसेस कोलैप्स कर रहा था इकोनॉमी का उस टाइम पे। और ले दे के बात ये आई, और इसमें क्या होता है, इसमें पैसा प्रिंट होता है, पैसा प्रिंट होता है। कोविड हुआ, हाँ, तो कोविड में 25% पैसा प्रिंट हुआ, 25% ऑफ यूएस डॉलर इन सर्कुलेशन वाज प्रिंटेड। उसका फर्क क्या पड़ता है? नुकसान तो आम इंसान को होता है ना, हाँ, कि अगर मेरे पास जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम होती है, बिल्कुल, बिकॉज आपकी सप्लाई बढ़ गई सडनली, बिल्कुल, सप्लाई बढ़ गई तो वैल्यू कम होगी। पहले आप जो काम $100 से कर पाते थे, आज आप वो 125 में करते हो, 125 130 डॉलर लगेंगे। तो आम इंसान अल्टीमेटली पेस फॉर इट। और अभी रिसेंटली भी आ रहा है ना कि इंग्लैंड में गोल्ड खत्म है, तो रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड सब मंगा रहे हैं अपना, सब मंगा रहे हैं, 200 टन 100 टन मंगाओ। ये भी मंगा रहा है, ट्रम्प भी मंगा रहा है कि अब अपने पास रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। लिबियन, हाँ, it was a Libyan civil war, ये 2011 में जब किया था, ये इसी चक्कर में सब इंस्टिगेट हुआ था, क्योंकि ऑयल और गोल्ड और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है। बट ये काफ़ी अभी यूएस डॉलर की इकोनॉमी की भी थोड़ा वो है, मतलब उनके पास $36 ट्रिलियन का डेट है। हाँ, 45 ऐसा कुछ है, 36 ट्रिलियन हाँ डॉलर का डेट है, और इकोनॉमिक लाइक जीडीपी वगैरह $30 ट्रिलियन है। तो ये ना बहुत डेंजरस सिचुएशन है, तो कि यूएस डॉलर के पास जो कर्जा है, जो देना है, राइट, दैट इज नाउ गोइंग इनटू अ डेंजरस जोन राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ों में ना लोग फिर सोचते हैं कि यार अपना पैसा पार्क कहाँ करूँ, मैं अपना पैसा कहाँ, तो फिर सोचते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है। तो गोल्ड आप देखेंगे जैसे ही जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देख लो आप। सही बात है। बिटकॉइन भी वैसी ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो लोग बिटकॉइन में पैसा डालते हैं बिकॉज बिटकॉइन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सप्लाई कैप्ड है, 21 मिलियन ही है, किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज कोई कंट्री से डिपेंडेंसी नहीं है। बिटकॉइन तो ग्लोबल एसेट क्लास है एंड वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, बिकॉज सप्लाई कैप्ड है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, एंड नेटवर्क इफेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे यूएस के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तूने वो सर्च किया द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड बिटकॉइन? मेरा एक क्वेश्चन है सुमित भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक बात बोली थी कि एक ग्लोबल इकोनॉमी है इंटरनेट की, उसका एक अपना मतलब वो हवा में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो उसके रूल्स अपने हैं, ट्विटर के रूल्स अपने, आप कुछ भी कर लो। पर नाउ वर्किंग इन दिस फील्ड इन कंटेंट, आपके लिए अगर सपोज एक्सचेंज है, मेरे लिए वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है ना।
मेरे को पता है कि अब लोकल लॉज आर डोमिनेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. इन प्लेटफॉर्म्स ने बोल दिया कि हमें सरकारों से लड़ाई नहीं करनी. सरकार अगर हमें ऑर्डर देगी ये वीडियो हटा दो, हम चुपचाप हटा देंगे. हमें इन कंट्रीज में ऑपरेशनल रहना है. अ कपल ऑफ वीडियोस हियर एंड देयर डोंट मैटर, कपल ऑफ पोस्ट हियर एंड देयर डोंट मैटर. और सिलेक्टिव सेंसरशिप होती है. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ सर्टेन ट्वीट दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट वांट ऑन ट्विटर. वो बोल देगी ट्विटर को, ट्विटर चुपचाप हटा देगा, उससे पंगे नहीं करेगा. सिमिलरली अरेबिया ऐसा रहता है. अरेबिया में जैसे आप क्या नाम है, गल्फ कंट्रीज में आप व्हाट्सएप वगैरह P2P कोई भी कॉलिंग सर्विसेज यूज नहीं कर सकते. माय पॉइंट इज कि देयर आर लोकल लॉज टू दिस ग्लोबल मार्केट प्लेस ऑल्सो. तो डू यू नॉट थिंक दैट, बिकॉज सी मेरे को ऐसा लगता है आप करेंसी सरकार से खींच लोगे ना अगर, तो सरकारें रिएक्ट तो करेंगी. उनका पॉइंट ऑफ कंट्रोल दो ही है, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स. आप अगर उनसे इकोनॉमिक्स खींच लोगे और आप बोलोगे हम कोई अल्टरनेट इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, इट कंप्लीटली थ्रोज दैट सिस्टम अप इन द एयर. तो वो रेजिस्ट करेंगी. तो आपको नहीं लगता ऐसा कोई नहीं? तो करेंसी नहीं है ना, आप तो करेंसी की तरह देखो. मैं तो जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड जो बोलते हैं ना बहुत सारे लोग इंडिया में, मैं उस वर्ड को चैलेंज करता हूँ. इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज अ करेंसी. और मैं काफ़ी बार जब भी कहीं मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, गवर्नमेंट वगैरह वो करते हैं, तो करेंसी ना एक मिसनोमर है. क्रिप्टो करेंसी की जगह नहीं देखना चाहिए. क्रिप्टो एक एसेट क्लास की तरह है. क्योंकि करेंसी का क्या होता है, करेंसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फ्लैट रहता है. बिटकॉइन तो ऊपर नीचे होता है, राइट. तो वो तो इन्वेस्टमेंट की तरह है. तो गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. गोल्ड इज नॉट अ करेंसी. गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है. गोल्ड में आप खरीदते बेचते नहीं हो. हाँ, क्योंकि गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, बट गोल्ड लीगल है. हाँ, लीगल है. तो बिटकॉइन उसकी तरह आप देख सकते हो कि यार जैसे, तो बिटकॉइन भी लीगल टेंडर नहीं है. और बिटकॉइन लीगल टेंडर की जगह काम भी नहीं करेगा इतना अच्छे. बट बिटकॉइन एक मतलब बिटकॉइन आप लीगल है, खरीद बेच सकते हो. इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट. तो मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंसेस. तो क्रिप्टो में बहुत सारी क्रिप्टोज होती हैं, राइट. एक होती है कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, ये इन्वेस्टमेंट एसेट है. एसेट क्लास, एक नई टाइप की एसेट क्लास, जैसे शेयर मार्केट होता है, ठीक. उसको उस तरीके से देखना चाहिए. करेंसी जो है ना कि इंडियन रुपीस को चेंज कर देगी बिटकॉइन, वो मुझे लगता है वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज एक तो ये ऊपर नीचे होता है, करेंसी फ्लैट होती है. लाइक अगर मैं आपको एक मर्चेंट को 100 रुपये दे रहा हूँ, तो आपको 100 रुपये ही चाहिए. तो कल भी 100 थे, आज भी 100 है, कल भी 100 ही रहेंगे. वो हाँ. दूसरा इसमें जो फीस नहीं लगनी चाहिए, गैस फी. हाँ, अब बिटकॉइन इथेरियम में गैस फीस लगती है. हाँ, राइट. गैस फी मतलब आप ऐसा थोड़ा ना 100 रुपये दिया तो आपको 99.99 मिल रहे हैं. हाँ, सही बात है, राइट. लेने में एक पैसा कम नहीं होगा. अपना इंडियन रुपीस US डॉलर चलते रहेंगे इवन फॉर. और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की वो पावर है टू कंट्रोल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, राइट. तो वो चलती रहेगी. ये जो चीज़ है, ये नए नए यूज केसेस ओपन करेगी. जैसे कंट्री में शेयर मार्केट होता है, राइट. ऐसे क्रिप्टो में भी मार्केट खुल सकते हैं और इवेंचुअली खुल सकते हैं, बिल्कुल, व्हाई नॉट. तो दोनों, ऐसा नहीं कि ये रिप्लेस करेगा. दिस इज एन एडिशन ऑन टॉप ऑफ इकोनॉमी टू मेक इट मोर एफिशिएंट. अगर मान लो मैं ग्लोबली कहीं से पैसे मंगवा रहा हूँ, तो वहाँ पे US डॉलर भी देगा, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आएगा. बट जो रेल्स यूज होंगी वो क्रिप्टो के रेल्स यूज सकती हैं, ताकि पैसा मेरे को इमीडिएटली मिले, विदाउट एनी कॉस्ट मिले, रियल टाइम में मिले. बीच में ब्रोकर्स ना हो जो मेरा पैसा फीस लें 5-5%, 2-3 दिन 5-5% ना खाएं, 3 दिन बाद पैसा ना है. अभी मैं एक रेमिटेंस कर रहा था, मुझे 7 दिन रुला लिया बैंक ने. 7 दिन. बैंक्स सैटरडे संडे क्यों बंद होते हैं? ऐसा अपना पैसा तो नहीं बंद होना चाहिए ना सैटरडे संडे. यू अल्टीमेटली वांट अ सिस्टम विच रन्स 24/7, इंटरनेट 24/7. तो उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाता है ये टेक्नोलॉजी. अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो. मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके नई नई चीज़ें क्रिएट होंगी, नए नए एप्लीकेशंस क्रिएट होंगे. जैसे इंटरनेट पे नए नए एप्लीकेशंस क्रिएट हुए हैं, तो वहाँ पे काम आता है. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड कि यार मैं पैसा ही, इसको मैं पेमेंट की तरह देखूँ. पेमेंट इज वन ऑफ द यूज केस विच इज ऑफ कोर्स government will decide regulations of that, but there are n number of things जो open up होंगी. Interesting. हाँ. Both have, as investments, gold and Bitcoin both have their advantage. Gold has long history of retaining its value over time, but buying or selling the physical precious. नहीं, मेरे को as इसमें एक बार खोलियो ये लिंक खोल, इसमें नीचे कहीं differences आ रहे हैं इसके. इसमें एक बार images पे जाओ, images पे जा, back कर. Currency comparison हटा दो, gold and Bitcoin comparison देखो. क्योंकि करेंसी तो कोई है ही नहीं ना, इधर करेंसी नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू है. एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड डिफरेंस, करेंसी और स्टोर. ना लेफ्ट पे ये जो थर्ड नंबर पे रेड वाले. हाँ, खोलना. इसमें देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. हाँ, ठीक है. तो गोल्ड का जो हिस्ट्री है हजारों साल का है वो है. बाकी अदरवाइज सब चीज़ों में ना आप देखोगे डिविजिबिलिटी में हाई है, पोर्टेबिलिटी में हाई है, काउंटरफीट रेजिस्टेंस, हिस्ट्री, स्कैरसिटी में ज़्यादा स्कैर्स है, लिमिटेड सप्लाई, गोल्ड की अननोन सप्लाई है. तो ये सारे कंपैरिजन है कि बस रेगुलेटरी लेवल पे बिटकॉइन अभी भी मीडियम है. हाँ. और गोल्ड बहुत हाई है रेगुलेटरी.
कि मतलब क्योंकि सरकार होल्ड करती है, सरकार। बट बाय द वे अभी यूएस में ट्रम्प इलेक्शन हुए हैं ना, तो यूएस गवर्नमेंट इवैल्यूएट कर रही है कि यूएस गवर्नमेंट होल्ड करेगी बिटकॉइन। आपने पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं मेरे को पता। तो यूएस गवर्नमेंट इज लुकिंग एट बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट। मतलब यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए, अभी यूएस डॉलर की थोड़ी मतलब हालत खराब है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और गवर्नमेंट इवैल्यूएट करेगी हम बिटकॉइन को होल्ड करेंगे एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट। आप सर्च करो उसमें तो बिटकॉइन। तो ये सब चीजें जब चल रही है ना, तो रेगुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तब फिर आपका बिटकॉइन और पॉपुलर होगा। अभी स्टिल अर्ली है। Still early. हाँ, still early. अच्छा, I don't want to ask for investment advice on a podcast, but I don't give. No. हम कैमरा ऑफ करके, but you know why I'm asking? Yeah. Is because see this story, anybody जिसने थोड़ा सा भी अपना दिमाग दुनिया की दीन दुनिया में क्या चल रहा है पे लगाया, उसको पता है कि 2008 एक प्रॉपर शॉक टू द सिस्टम था। जब 1920s 30s में द ग्रेट डिप्रेशन जैसे 1929 में शुरू हुआ था, जब वो आया था, तो मेरे को याद है उसके बाद ना सारे इकोनॉमिस्ट कहीं असेंबल होते हैं मिड 1930s में, और डिस्कस करते हैं क्या करना है दुनिया की इकोनॉमी चलाने का। तो एक आदमी कहता है भाई कोई टेंशन नहीं है, इन द लॉन्ग रन इट विल वर्क, इन द लॉन्ग रन आप इकोनॉमी विल करेक्ट इटसेल्फ। तब एक बहुत फेमस लाइन जॉन मेनट कीन्स करके एक इकोनॉमिस्ट है, कीन्सियन नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं उसके स्कूल को, उसने बोला था बट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड। कि तू लॉन्ग रन में हम फिक्स नहीं करेंगे, हम इंजेक्शंस डालेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करेंगे, आर्टिफिशियल इंजेक्ट करेंगे कैपिटल, जिससे जो है वापस इकोनॉमी खड़ी हो। और तब से हमें लगा था हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी अपने आप चलती है। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये ठीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो अमेरिका की प्रॉब्लम है वो स्पेन, ग्रीस, चाइना, इन सबको आउटसोर्स्ड है, इवन दो उनके फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स नहीं करें, बट ये लोग भरेंगे, इनके इन्वेस्टर भरेंगे। और एक लो ट्रस्ट एनवायरनमेंट था, बिकॉज ऐसा हो रहा था कि कुछ रियल एस्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स थे जो इतने वैल्यूएबल थे नहीं, पर उनको उस वैल्यू पे बेचा जा रहा था। तो इट वाज अ स्कैम, इट वाज करप्शन, इट वाज अ फेलियर ऑफ मार्केट्स, इट वाज अ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज वी अंडरस्टूड, एंड देन इट वाज अ फेलियर ऑफ करेंसीज एज वी अंडरस्टूड। आपने मेरे को बताया तब उसके बाद एक आदमी आता है सतोशी नाकामोटो, हु इज स्टिल अ मिस्ट्री, वी डोंट नो। आजकल न्यूज़ चल रही है जैक डोर्सी है, आपने देखा है? वो नहीं है जैक डोर्सी, आर यू श्योर? मतलब nobody is sure, but sure, I've thought about it a lot. So and who do you think is it? No, I don't know. I think it's a I mean, like, there are conspiracy theories, but it is from my interaction, I think it's group of scientists and cryptographers who have come up with this after we've been thinking of. So encryption, cryptography is not a new subject. वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, राइट? बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले हैं इसके बारे में। बट जब ये सब हुआ ना, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, तो 2009 में बिटकॉइन का वाइट पेपर रिलीज हुआ 2008 में, और 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ। पेपर सर्च करो, सॉरी प्लीज। हाँ, तो 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ, बिकॉज उस टाइम पे इसकी रियलाइजेशन काफ़ी हाई थी। अब वो कौन था वो उसके बाद पता ही नहीं है, गायब हो गए, या आई डोंट नो वो जिंदा है कि नहीं है। हाँ, बट ऑल ऑफ दैट इज एक ट्रांजैक्शन उन्होंने करी है अपने वॉलेट से टोटल, है ना, बस वही ट्रेसेबल है कि एक ट्रांजैक्शन इस आदमी ने करी है कैलिफोर्निया से कभी, उसके अलावा कुछ नहीं पता इनके बारे में। कुछ नहीं पता। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी तो मैंने पूरी देखी, पर वो भी कुछ नहीं पता लगा होगा। बट वो जरूरी भी, अगर पता होता, मतलब इफ यू नो, देन द सिस्टम वुड नॉट बी एज बिग। अग्रीड। आप भरोसा नहीं करते ना, आप बोलते हैं यार ये बंदा है, कल तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो जितना डिसेंट्रलाइज होगा, जितना ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन होगा, जितना ग्राउंड अप होगा, उतना ज्यादा बेटर है। हाँ, सो दैट इज माय क्वेश्चन कि ऐसा क्या अपग्रेडेशन है इन द क्रिप्टोग्राफिक, cryptocurrency is not something you work with, crypto world, Bitcoin world, from their Ethereum world, that is more or differently trustable than classic currencies. ट्रेडिशनल करेंसी से या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से इसमें ऐसा अलग क्या है कि इसका ट्रस्ट हाई है? सो बेसिकली करेंसी वाला एक तो जो आपको बता दिया मैंने, बट नॉर्मली देखो, मतलब एनीथिंग, दुनिया हमेशा एफिशिएंसी की तरफ जाती है, ठीक है, एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स एफिशिएंसी। क्रिप्टो in my opinion is fundamentally lot more efficient, right, in terms of cost, in terms of time, like instant transactions होते हैं, speed है, cheap है, highly inclusive है। inclusive in the sense कि यार ये चीज़ ना इंटरनेट पे है, तो मेरे पास अगर मेरे गांव में बैंक नहीं भी होगा तो भी मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ। मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, मैं अपना वॉलेट बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। All I need is an internet connection and a device. That's all I need. I get it. तो very very inclusive, ठीक है, affordable है, मतलब ऐसा नहीं you can आप ₹1 का सामान खरीद लो, कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ, मतलब inclusive है, cheap है, efficient है, right, highly scalable है, trustworthy है,
और द ब्यूटी इज दैट यू ट्रूली कंट्रोल इट सेल्फ, लाइक जो भी है ना. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बिगेस्ट आहा मोमेंट फॉर मी वॉज जब मैंने इथेरियम अपने वॉलेट में रखा, तो मैंने कहा यार ये चीज़ ऐसी है कि नाउ इट इज़ माई ओन. आप जो अपना पैसा होल्ड करते हो बैंक अकाउंट में, एनीवे मतलब आई डोंट, दैट्स अ डिफरेंट एनालॉजी, बट फॉर एग्जाम्पल इट्स स्टिल कस्टडी of the bank. in bank. Yes. Tomorrow if bank goes bust, your funds are not safe, right? But in wallet, specifically in wallet, when you have it, it is completely in your control, in your custody. Unless, so those are some of the things that it unlocks for you. For example, any data that, any interaction that you do in blockchain is yours. For example, आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करो तो आपका डेटा कंपनीज यूज करती हैं, फेसबुक यूज करती है, गूगल यूज करती है, उसको मोनेटाइज करती है. बट अगर मैं ब्लॉकचेन पे जाऊं तो मेरा डेटा कोई ऐसे यूज नहीं कर सकता. देयर इज नो कंपनी विच इज देयर टू एक्सट्रैक्ट माई इन्फॉर्मेशन, राइट? माई ट्रांजेक्शंस, माई एक्टिविटी आर माई ओन. सो ऑल ऑफ दोज प्रॉपर्टीज इंसान खुद अपने वो उसके खुद की होती है. तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग ऑन इंटरनेट, लाइक यू हैव योर ट्विटर अकाउंट, राइट? वो ट्विटर अकाउंट जरूरी थोड़ा आपके पास 30 साल रहेगा. जब तक ट्विटर कंपनी है तब तक आपके पास वो रहेगा. इट्स अ रेंटेड, सो यू टेक्निकली रेंटेड इट फ्रॉम ट्विटर, राइट? बट हियर वट एवर यू डू, यू ओन इट. It's like living in a rented house versus your own house. Sure. तो इसीलिए मेरे को वो सब प्रॉपर्टीज काफी पावरफुल लगती हैं. दैट those fundamental properties make this technology lot more efficient, lot more powerful than the traditional systems. So you said the world moves towards efficiency and speed. I agree that there is that the fungibility aspect की, ठीक है, ये समझ गया. Don't you think there's also an inefficiency in the sense कि leakages ज़्यादा है? Like जैसे मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने 2008-9-10 में एक हार्ड ड्राइव पे 1000 बिटकॉइन लेके रख लिए. तब कुछ नहीं, पेनीज पे था. अब वो हार्ड ड्राइव खो गई. और उसने अब क्या करा है, वो लैंड खरीद लिया, उस हार्ड ड्राइव को डिगअप करेगा, वापस रिवायर करेगा, किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा. नाउ इफेक्टिवली इफ यू हैव 100 बिटकॉइन एट 100K valuation, he's losing $100 million or $10 million, something like that, right? That's $10 million of wealth lost. Yeah. And that happens अगर आपने थोड़ा सा भी wallet address गलत डाल दिया, कुछ भी कर दिया, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई. There have been historical cases of exchanges going bust or getting hacked, FTX being scammed. Like there is a way in which leakages exist that could completely collapse financial situations for people. Is that not a real risk? No, that's also a real risk. The space is early and these are the risks because स्पेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं. बट कोई भी नया मार्केट होता है ना, एनी न्यू इंडस्ट्री, एनी न्यू कैटेगरी, एनी न्यू एसेट क्लास जो आती है, उसकी साइकिल होती है. अब इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले डीमैट अकाउंट नहीं होता था, पेपर पे मिलते थे. आपने खो दिया तो गया, वो भी वो भी तो जाता था ना. बट आज जाके धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, राइट? तो हर मैं एग्री करता हूँ कि क्रिप्टो में काफ़ी सारे रिस्क भी हैं, मतलब काफ़ी स्पेकुलेशन होता है, बहुत सारे स्कैम्स भी हैं. बट ये जर्नी है. पहले स्पेकुलेशन होता है, फिर स्कैम्स होते हैं, फिर करेक्शन होता है, फिर लोग वीड आउट होते हैं सिस्टम से, एंड देन एडॉप्शन आता है. तो सेम इंटरनेट में भी हुआ है. इंटरनेट में भी काफ़ी गंदी चीज़ें चलती थी जब इंटरनेट नया नया आया था. आज जाके यूटिलिटीज़ वगैरह हो रही हैं, तो इसमें टाइम लगता है. तो ये टेक्नोलॉजी में भी उस फेज़ में है. तो इट्स स्टिल अर्ली. ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट वो रेगुलेशन के साथ, आने वाले टाइम के साथ, जैसे जैसे लोग आएंगे इसमें, वैसे वैसे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर ये इंडस्ट्री बड़ी होगी. तो फॉर इंस्टेंस जैसे the first time I heard Bitcoin was when Silk Route became prominent. जब वो क्या नाम है, अल्ब्रेक्ट, रॉस अल्ब्रेक्ट, हाँ, जब वो जेल वेल हुई उसको, तब हमें पता लगा अरे भाई ये चलता है, यहाँ पे लोग वेपन्स भी खरीद सकते हैं, ड्रग्स भी खरीद सकते हैं, और ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं ये क्रिप्टोज में हो रहा है. पहले होते थे यार. हाँ, एंड दैट वाज लाइक अ स्केयर. आप समझ रहे हो, यू लाइक भाई मेरे को नहीं चाहिए इस सबसे कुछ लेना देना. सही बात. आई रिमेंबर देयर वर आर्टिकल्स ट्रेसिंग हाउ बिटकॉइंस बीइंग फनल्ड इनटू अफगानिस्तान. मतलब आप समझ रहे हो, फुल ही एक हाइप बन गया था. सो यू थिंक दैट्स जस्ट सिक्लिकल, कि वो वीड आउट हो जाएगा? नो सिक्लिकल नहीं, वो पहले होता था. सो इन 2011, 2012, 2013 दैट वाज द फर्स्ट यूज केस, और जो क्रिप्टो यूज होता था वहाँ पे. धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इसमें तो ट्रेसेबिलिटी फुल है. अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरा पूरा जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, वो ट्रेस लाइफ टाइम इंटरनेट पे है अब, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इम्यूटेबल लेजर में रिकॉर्डेड होता है. अगर आपने किसी एड्रेस से किसी एड्रेस में गया, तो पहले चलता था, बट अब नहीं होता वो इतना, क्योंकि अब इतने ज़्यादा चेक्स लग गए हैं, इतने ज़्यादा कंप्लायंस सिस्टम लग गए हैं, KYCs लग गए हैं ना, तो अब वो बहुत कम होता है. मतलब इट्स नेग्लिजिबल. नाउ पीपल एक्चुअली टेक्निकली कर सकते हो, बट पकड़े जाओगे. बट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट इज वे हायर then you do it in cash or you in any other system, because ये तो पूरा ट्रेसेबल सिस्टम है ना इंटरनेट पे, कोई भी देख सकता है. तो अब कोई गलत काम करने के लिए क्रिप्टो का यूज कर सकता है, बट कोई स्मार्ट बंदा नहीं यूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं नॉर्मल सिस्टम में जाऊंगा ना, वहां तो मैं बच सकता हूँ, क्योंकि ट्रेस नहीं है.
कैश दूंगा, मैंने आपको 1000 रुपये कैश दिया, कोई ट्रेस नहीं है, बट यहाँ पे तो ट्रेस रहेगा। और कभी भी, और वो पूरा ट्रेस ना ब्लॉकचेन पे पता चलता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से मूव किया, ये यहाँ से मूव किया, ये यहाँ से यहाँ गया, एड्रेस पे पूरा ट्रेस होता है। कोई इज देयर एन इमेज वी कैन सर्च टू सी कैसे दिखता है? हाँ श्योर, आप अगर जाएंगे ना ईथर स्कैन पे जाओ, ईथर स्कैन पे कोई भी एड्रेस डाल के देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखोगे बायबिट पे भी हैक हुआ, ठीक है, बायबिट इज अ एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज पे हैक हुआ। उसमें जब हैक हुआ उसके बाद कौन कौन से एड्रेस पे कितना कितना पैसा गया है, कितना पड़ा है, वो पूरा आपको इंटरनेट पे दिखेगा, आप देख सकते हो। और यू आर टेलिंग मी कि तो उस एवरी ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम जेनेसिस ब्लॉक, जब वो पहला ब्लॉक माइन हुआ था, जितने भी माइन हुए हैं उसके बाद कहाँ, ये देखो ये पूरा दिखता है, ये इस वॉलेट में गए हैं। हाँ, ये नोड्स वॉलेट्स हैं। ये नोड्स जो है ना, हाँ, ये अलग अलग एड्रेसेस हैं, हाँ, है ना, उसमें आपको स्टार्टिंग और वो दिखाता है कहाँ से कितना गया, कैसे कंसोलिडेट हुआ, ये पूरा ग्राफ दिखता है। ये तो पूरा ग्राफ ही दिखा दिया है, पूरा ग्राफ, और ये दिखता रहेगा, रियल टाइम में अपडेट भी होता है कि ये इतने सारे जो हैं दे ऑल केम टू अ हॉट वॉलेट। हाँ, उस हॉट वॉलेट में गए, उस हॉट वॉलेट से कहाँ गए वो पूरा पकड़ता। तो किसी गलत इंसान के लिए तो कितना, जो मतलब इट्स रिस्की, इट्स सो रिस्की, व्हाई वुड समवन डू दैट? एंड everyone on the internet can actually see who you are, sorry, where are you, कितने फंड्स हैं, किस एड्रेस पे कितने पड़े हैं। सो दिस हॉट, जैसे मान लो ये जो वॉलेट ट्रेस हो गए, हमें वॉलेट की ओनरशिप तो नहीं ट्रेस होती होगी? ओनरशिप नहीं पता चलती, ओनरशिप के नोड्स होते हैं, जैसे एक्सचेंजेस हैं। अब एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस सारा केवाईसी करता है, तो हमें पता है, तो ये एड्रेसेस ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप। अच्छा। तो पैसा बेच ही नहीं पाओगे। अब बेचने का तरीका क्या आता है, फिर कैश वगैरह वो गलत तरीके यूज करते हैं, तो वो एक लीकेज पॉइंट है, क्योंकि वहां पे फिर आप ट्रेस नहीं कर सकते कि अगर किसी ने अपनी होल्डिंग्स जो ब्लैक लिस्टेड है अदरवाइज, हाँ, वो वॉलेट किसी को बेच दिया फॉर कैश, हाँ, या फिर किसी को ट्रांसफर कर दिया फॉर कैश, क्योंकि कैश के बाद का सिस्टम ट्रेस नहीं होता, उसका ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मैंने किसको कितना कैश दिया। तो ये जो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन की, कि ये ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें आप फ्रॉड एक्टर्स को रोक सकते हो इफ यू नो हाउ टू यूज दिस वेल। तो इवेंचुअली फाइनेंशियल सिस्टम्स ना चाहते हैं कि हमें पूरा पता चले। बैंक ट्रांजैक्शन में ऐसा था नहीं, तो यूएस में बैंक सीक्रेसी एक्ट, अगेन नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल्स, बट बैंक सीक्रेसी एक्ट आपने सुना होगा, वो बनाया। हाँ, तो बैंक सीक्रेसी एक्ट में ये होता है कि आप दो बैंक अकाउंट के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे तो गिवन है, यू नो, अच्छा ये एड्रेस है, कितना पैसा गया है या कितना वैल्यू गया है, और कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आप डेटा से देखेंगे तो ऐसा नहीं क्रिप्टो में इलिसिट एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, पर नॉर्मल फिएट करेंसी में भी होती हैं, ज़्यादा होती होंगी, उसमें ज़्यादा होती हैं। डॉलर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आता है, परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेस करना मुश्किल है, वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है, तो लोग ये नहीं समझते हैं। यहाँ पे ये पूरी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हैं, तो अगर कुछ भी गलत काम होता है ना यूएस में, बहुत चीज़ों के बहुत सारे पकड़े गए हैं, तो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल जैसे ही वो फंड मूव करता है तो धर लेते हैं उसको, तो फिर इजी होता है कैच करना। इंटरेस्टिंग। टू बैड एक्टर्स कैच करना आसान होता है रिलेटिवली, उसमें टाइम लगता है, बट देर आर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल वेयर यू कैन कैच दोज बैड एक्टर्स। तो कोई भी, ये जो सारी चीज़ें पहले चलती थी बट अब कोई नहीं करता, क्योंकि अब लोग भी समझदार हो गए हैं। सारे बैड एक्टर्स अब कोई लोग प्रेफर नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज whenever it touches an exchange or whenever it touches a party जहाँ पे KYC लिंक होता है, there you can backtrack it and know who the person is. तो मतलब to a great extent governments will rely on people like you, because आपके पास जो last piece of information है, wallet to KYC का जो link है, वो आप लोगों के पास है। हाँ, that is data you maintain, और अगर कभी भी if the government becomes aware of anything that is illegal, unethical, whatever, then they will come to you, be like, मेरे को tell me who this person is. So we are reporting entities under Ministry of Finance, FIU. तो जो CoinDCX है और ऐसे अदर exchanges हैं इंडिया के, we are obligated, right, to comply with lot of those AML KYC guidelines. तो ये हमें करना पड़ता है। Is this recent legislation? This is, yeah, I mean, it's been 1.5-2 years. हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए कि अब आप हमारे साथ KYC तो this is gradually, because अभी 3 साल पहले नहीं था, 3 साल पहले तो रिजेक्शन था। हाँ। मतलब ये ना चीज़ें इवॉल्व होती हैं। सो माय पॉइंट इज कि आज ये टेक्नोलॉजी को अपन इग्नोर कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ये जो जर्नी डायरेक्शन है ना, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि दिस विल ग्रेजुअली बिकम मेन स्ट्रीम। अब इसमें 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, बट इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो रहा है। आई थिंक काफी अनडेनाइबल बात है। हाँ, 10 साल पहले आप 5 साल पहले क्रिप्टो अपनी होल्डिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते थे इनकम टैक्स में, बट आज आप कर सकते हो। हाँ, अलग से डिफाइन किया गया कि हाँ ये क्रिप्टो एसेट होल्डिंग्स है, इतने में बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, इस पे इतना टैक्स बनता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आई थिंक मेरे को एक्सपोजर है, लकीली मेरे को अंडरस्टैंडिंग भी है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से ऑपरेट करता है, ऑल्दो माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो
कि दिस सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स, ये इतना ट्रिकी है, इसमें इतने लेयर्स हैं कि एक नॉन टेक आदमी शायद पूरी बात तो नहीं समझ सकता, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. टेल मी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्टली. अगर किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि आप बिना अथॉरिटी के किस चीज की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते चार आदमी मिलके. तो अभी हमारे पैसे को फॉर इंस्टेंस सरकार वैलिडेट कर देती है, मेरे घर के पेपरों को तहसीलदार वैलिडेट कर देता है ना. पर अभी मैं एक इंसान के पास जाता हूं, अब उस एक इंसान पे डिपेंडेंस मेरी बहुत ज्यादा है. जैसे हम बात कर रहे थे यूएस में, अगर यूएस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है तो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस है, यूएस डॉलर की किसी चीज पे डिपेंडेंस नहीं है. तो इट इज आप कीप गोइंग अंटिल यू फाइंड नथिंग. ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन कहता है डिपेंडेंस एक इंसान पे नहीं, एक सिस्टम पे, और वो सिस्टम सबके पास कॉमन है. सबके पास एक लेजर बुक है, जहां जो ट्रांजैक्शन होगी वो सब लेजर्स में छप जाएगी. अगर वो किसी भी एक लेजर में नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है. तो आपने बेसिकली ट्रस्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दिया अक्रॉस मल्टीपल नोड्स. कितने नोड्स होंगे? इतने बहुत है, लाखों में नोड्स हैं. और कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो सब जगह छप जाती है. तो पब्लिकली व्यूएबल डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, और हमेशा मैच होगा. अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी. वो एक्सेप्ट ही नहीं हो. कंसेंसस मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जहां पे मैक्सिमम नोड्स जिस पे वो करते हैं, दैट बिकम्स द ट्रूथ. समझा नहीं, मतलब क्या? अच्छा, जो मैक्सिमम नोड्स एक बात कह रहे हैं वो ट्रूथ हो गया, वो ट्रूथ होता है. ठीक है. तो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म बिटकॉइन में लगता है, राइट. उससे पता चलता है कि हाँ, मतलब दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज द रियल ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड. ठीक है. तो और इसमें कोई अभी लाइक हैकिंग का, या इज देयर नो स्कोप फॉर, बिकॉज सी दैट ये पूरे सिस्टम में, हाँ, अभी तो नहीं है कोई, अभी फेल प्रूफ है नहीं, क्योंकि 15 साल से चलता आ रहा है. अगर किसी को हैक करना आता तो बिटकॉइन पड़े, हैक कर लो. तो फिर एक्सचेंजेस कैसे हैक हो जाते हैं? वो क्योंकि वो ये एक्सचेंजेस तो ये पूरा अपना फंड एक जगह रखते हैं वॉलेट में, वॉलेट्स हैक होते हैं, ये हैक नहीं होता. अच्छा, वॉलेट हैक हो जाता है. हाँ, इसके अंदर जो नोड है, मान लो किसी के पास एसेट्स पड़े हैं, अगर आपने अपना प्राइवेट की किसी को दे दिया है, किसी ने आपका प्राइवेट की चुरा लिया, तो सिस्टम तो अभी भी काम कर रहा है. वो एसेट्स रिस्क पे होते हैं, वो एसेट हैक होते हैं. और क्या रिस्क, व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल लाइक ऑफ दिस नेचर, ऑफ कंप्लीटली इलीगल नेचर? इसमें क्या रिस्क प्रोफाइल है? जैसे मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा अगर वॉलेट है, हाँ, और मेरे को पता है एक पब्लिक की होती है, हाँ, वो मेरे वॉलेट के साथ जुड़ी हुई है, मेरे को अपनी एक प्राइवेट की उसके साथ जोड़नी है खोलने के लिए. अगर वो प्राइवेट की उठ गई तो मैं गया. पर ये प्राइवेट की हैक करने का स्कोप कितना है मार्केट में? बिकॉज अगर इतने बड़े एक्सचेंजेस ही लुट जाते हैं, हम तो नहीं, वो हैक करना, वो अगर आपकी प्राइवेट की, सो डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा नहीं कि आप उसको कंप्यूटेशन से जनरेट कर सकते हो, नहीं. आपका अगर आपका जो प्राइवेट की है, राइट, वो आपने किसी को दे दिया, या किसी ने चुरा लिया, या फॉर समहाउ आपसे एक्सेस ले लिया, तो हैक होता है. अच्छा, मान लो ये वही मैनुअल सिस्टम है कि मैं दोस्ती यारी में मेरे को मिल गया आपका प्राइवेट की कभी, हाँ, या फिर आपने हैक कर लिया, आपका डिवाइस हैक हो गया, सोशल इंजीनियरिंग कर ली, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं, हैकर्स भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं आजकल. तो अगर किसी तरीके से मैंने आपका प्राइवेट की का एक्सेस ले लिया, तो फंड्स पे रिस्क होती है. तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग फंड्स को इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं करते हैं. आप हार्ड ड्राइव्स पे रखते हो? हाँ, मतलब कोल्ड स्टोरेज होता है, राइट, कोल्ड स्टोरेज होता है, और वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग रीजन्स में होता है, ताकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो. ठीक है. तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होगा, तो कोई हैकर टच भी कैसे करेगा? क्योंकि सारे हैकिंग्स तो ऑनलाइन होती हैं, इंटरनेट पे होती हैं. तो ऐसे टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे आप इसको सेव कर सकते हो. तो जो लोग अडॉप्ट नहीं करते बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ पर रिस्क बढ़ जाती है. जो लोग अडॉप्ट करते हैं उन पर रिस्क कम होती है. तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं. बट ये ब्लॉकचेन से लेना देना नहीं है इसका. वो तो मेरे को याद है 2018-19 में जो बुल रन था, 18-19 में था, 17 में, हाँ, तब जब डिस्कशन होती थी ना, एक कॉमन इशू रेज होता था अबाउट मैक्सिमलिज्म वर्सेस मिनिमलिज्म. और मैक्सिमलिस्ट कहते थे कि नहीं ये ग्लोबल करेंसी रिप्लेसमेंट है, कि मतलब अब जो है बिटकॉइन में ही बात करेंगे, डॉलर सब भाड़ में गए. एंड देखो, हाइपोथेसिस इज सिमिलर कि डॉलर इज अनस्टेबल, हाइपोथेसिस इज सिमिलर. और फिर मिनिमलिस्ट विच इज लाइक नहीं ये पैरेलली एग्जिस्ट करेगा, दैट गवर्नमेंट्स विल फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट दिस इनटू देयर सिस्टम्स एंड सो ऑन, और सब अपनी क्रिप्टोज या डिजिटल करेंसीज निकाल देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू लाई ऑन द मिनिमलिस्ट एंड? I feel that completely replace नहीं करेगा. That is my point of view. So again, nobody knows the future, but the way I see the future is that जो गवर्नमेंट की करेंसीज हैं, they will ultimately come on blockchain. जैसे CBDC पे एक्सपेरिमेंट चला, आपने देखा होगा, कंट्रीज अपना CBDC निकाल रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. yes, है ना? राइट. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो करेंसीज है ना अपनी, INR हो गया, US डॉलर हो गया, ये सब उस वर्जन में शिफ्ट होंगी. बिकॉज आप प्रॉपर्टी तो सेम इनहेबिट कर रहे हो, राइट, फंडामेंटल, बट आप अपने कंट्रोल के साथ वो कर रहे हो. इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था,
हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा वो चेंज करने के लिए। बट अब अगर ये सिस्टम होता तो ओवरनाइट आप चेंज कर देते कि अच्छा ठीक है ये नहीं चलेगा, ये बेसिकली ऑल योर दोज exercises will become very very cost efficient. Money printing cost will go away. If the currency goes digital and if it is on blockchain, you will have lot more control. You can control all of this. कोई गलत काम नहीं होने दोगे आप। तो एक वो ट्रैक है। तो national currencies will come on blockchain, but will continue to run with the same principles and rules and same monetary rules that currently apply. Then on the other side, ये जो Bitcoin, Ethereum है, they will continue to run in parallel. It's complementary to that. It's not like कि ये इसको replace कर देगा. Right. है ना, तो दोनों साथ में चलते रहेंगे पैरेलली. दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई डोंट सी अ वर्ल्ड वेयर INR विल कंप्लीटली गो अवे, यूएस डॉलर विल कंप्लीटली गो अवे एंड बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होंगे. आई डोंट सी दैट वर्ल्ड. आई डोंट सी इट इवन अप अंटिल आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन हु एवर मेक्स एनी साइजेबल ट्रांजैक्शन. इट डजंट मेक सेंस. लोग इन्वेस्ट जरूर करते हैं बहुत ही कभी-कभी कहीं पे अगर किसी ने खर्चा होता है तो बिटकॉइन शुड बी सीन मोर ऑफ एज अ गोल्ड. जैसे मेरे पापा दादाओं के लिए गोल्ड होता था ना, ऐसे मेरी जनरेशन जिनको टेक समझ में आता है, जो मोबाइल पे जो इंटरनेट देख के बड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बिटकॉइन वैसा है बिकॉज उनको वो रिलेटेबल है. उनके लिए रिलेटेबल है वो चीज. नो आई थिंक यू हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट. मैं ना there's one video game that I enjoy more than any other video game and it's Fortnite. आपने कभी खेला हो तो आपको बहुत ज्यादा नहीं. हाँ, बेसिकली इट्स अ सिंगल प्लेयर शूटर गेम, ठीक है, बट इन अ मेटा वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग लाइव प्लेयर्स हैं. मतलब दिस फॉर्मेट एग्जिस्ट PUBG. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज कि उन लोगों ने ना इकोनॉमिक्स क्रैक कर लिया है विद इन द गेम, वेयर आई कैन बाय स्किन्स दैट गिव मी नो स्पेशल बेनिफिट. मैं सिर्फ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि वो मेरे को पहन के अच्छा लगता है और उसके मैं पैसे देता हूँ. उसकी एक करेंसी है V-Bucks. उसको लेके एक बहुत बड़ा लॉ सूट भी अमेरिका में हो चुका है बिकॉज यू नो एप्पल 20-30% लेता है हर ट्रांजैक्शन पे. ये सब हो चुका है वहाँ पे. एंड द पॉइंट इज, अगर मैं मेटावर्स एज अ डिजिटल जियोग्राफी जहां पे हम सब रहते हैं, सुमित और प्रखर वहां मिलते हैं, बात करते हैं, चिल करते हैं, चाय पीते हैं, जो भी, अगर मैं ये सब इमेजिन करूं, उसका एक प्रोटो मॉडल जो एग्जिस्ट करने को मेरे को दिख रहा है ना, वो मेरे को फोर्टनाइट में दिखता है क्योंकि उनकी एक स्टोरी लाइन भी है, उनका एक स्टोर भी है, उनका एक डायनामिकली शिफ्टिंग मैप भी है. दे हैव एवरीथिंग गोइंग ऑन फॉर देमसेल्व्स. दे हैवंट इंटीग्रेटेड इट बिकॉज मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी नहीं आई है ओवरऑल. बट व्हेन आई इमेजिन अ वर्ल्ड लाइक दैट, which I think 20-30 years from now unavoidable है कि हम लोग डिजिटली कहीं एग्जिस्ट करते हो फिजिकल शेप में. डिजिटल पर्सोना होगा जो कि रिप्रेजेंट करता है उस दुनिया में. हाँ, कि मतलब प्रोफाइल पिक्चर नहीं हूँ मैं इंटरनेट पे, एक प्रोफाइल पिक्चर होंगे. हाँ, वहां पे आई कैन टोटली इमेजिन exchanges happening in digital currency. Why not? I mean, like, because you want uninterrupted transaction, right? Uninterrupted transaction. आप कोई पेमेंट गेटवे रेजर पे मैं 2 OTP वो थोड़ा डालते फिरोगे. आपको चाहिए वो सारे ट्रांजैक्शन हो पाए. NFT अगर मेरे पास जो इन गेम एसेट्स हैं जो आपने स्किन्स खरीदे हैं, वो दे आर लाइक NFTs विच आई कैन सेंड इट टू एनीवन, राइट नाउ. उसके अराउंड आप मार्केट क्रिएट कर सकते हो. तो गेमर है, उनके पास उन्होंने जो खरीदा है वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना. राइट नाउ इट्स गॉन, राइट, एंड द गेम डेवलपर एसेंशियली मेक्स मनी आउट ऑफ इट, बट इट्स योर इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन आल्सो मोनेटाइज इन फ्यूचर. Right? You can also sell P2P skins. मैं आपको स्किन बेच सकता हूँ Fortnite में for money that you pay me otherwise. Correct. So like that works. So वो इकोनॉमी भी है. Right. So वो इकोनॉमी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी काफी एफिशिएंट बन सकती है. तो वो इवेंचुअली हो सकता है. Why not? मतलब आई डू फील दैट लॉट ऑफ दीज इंटरेक्शंस ऑन द इंटरनेट नीड्स टू बिकम फ्लॉलेस, नीड्स टू बी वेरी ओपन, ग्लोबल होने चाहिए, राइट. पहले अपन कैश देते थे, मतलब अगर आप पिछले 3 बड़े पहले अपन कैश देते तो मैं जो जोग्राफिकल बाउंड्री में उसी को कैश दे सकता हूँ, उसी से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ. बट इंटरनेट आया तो मैं विद इन कंट्री में UPI कर सकता हूँ. ठीक बात. बट दिस इज नॉट द एंड, राइट. इससे और ओपन होना चाहिए ना. व्हाट इज द नेक्स्ट आइटरेशन? इसके मैं किसी भी इंसान के बीच में कोई भी अमाउंट इमीडिएटली रियल टाइम में इन वट एवर शेप एंड फॉर्म आई कैन ट्रांसफर इट. दैट इज मोर एफिशिएंट. तो मतलब देखो, I was thinking about it when you're making the government point also. PMLA, which is Prevention of Money Laundering. ठीक है. Income Tax Act, whatever governs GST in different states. There's a indirect tax code, I'm sure. One of the biggest problems and one of the biggest operational costs in all these fields is figuring out where the money went. You could largely solve that problem in one stroke. Because अब तो अगर public ledgers available है सब बंदों हाँ, मतलब क्यों पता लगाना यहाँ से अकाउंट लेके वहाँ गया, वहाँ से कैसे गया, तो मतलब solved problem होनी चाहिए. Solved problem होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू. You're very right, right? I can completely see that. और मेरे को पता है बिकॉज माई फैमिली कम्स फ्रॉम एन इनकम टैक्स बैकग्राउंड, हमें पता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू जस्ट मेक थिंग्स हैपन फॉर अ केस टू गेट ओवर इज जस्ट इनसेन. मतलब इन इंडिया यू कैन से द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग योर इनकम टैक्स वरीज इज इन्फिनिट बिकॉज एक जनरेशन निकल जाती है, बच्चा भी लड़ रहा होता है कोर्ट में आके, बूढ़े पिताजी ऐसे लॉयर्स के सामने हाथ जोड़ रहे होते, मैंने देखा है अपने सामने लाइफ में.
So there is a huge cost that we can save. On the other hand, the government is very interested in not letting foreign remittances happen without taxability and accountability. Now, if I can do with one stroke, send money to my kid who's studying in the UK, that's also tricky for the government. Like there is a loss of control that's also happening. How do you think about that? Ki, matlab, why will that adoption not matter? Why will this obstacle not matter in adoption? No, it will matter and it is not कि वो solve नहीं कर सकते. Solve तो कर सकते हैं, मतलब rules तो आप यहाँ पे भी लगा ही सकते हो ना. You can always enforce rules. You can always set those guidelines. Copy paste करना है ना. If those exist in the banking world, you can very well adopt this here also. And so in this case, the exchanges becomes you retain like the properties. You retain the properties, and then you apply whatever guidelines you want to apply. वो regulations का part है, वो laws का part है. अब बैंक में भी तो ये ओवर टाइम आया है ना चीज़ें, तो सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. द गुड थिंग इज जिसका जो बेस्ट है वो उठाओ और जो उस पर रूल्स लगाने वो आप लगा के यू कैन देन एसेंशियली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इफ गवर्नमेंट वांट सर्टेन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस टू बी डेफिनेटली इम्पोज्ड. I follow. बट मेरे को ये लगता है कि इवेंचुअली सी मतलब फ्री मार्केट इज द अल्टीमेट विनर. लाइक इफ यू आस्क मी पर्सनली, राइट, a person within the laws of, by following the laws of the land, you give freedom to the person to do what they want to do as long as they follow the laws of the land and you define that, because वो ज़्यादा efficient होता है, right? पहले तो मतलब बहुत restrictions होते थे ग्लोबल मनी मूवमेंट में. अगर आज ऐसे ग्लोबल मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शंस होते तो इकोनॉमी इतनी प्रॉस्पर कर पाती है. There would be no trade. There would be no trade. No trade. But then eventually it opened up. I think in 1990s में कभी तो ओपन हुआ था इंडिया में हाँ, है ना, तब जाके इकोनॉमी कितना बड़ा. Yes. राइट, तो ये चीज़ है ना, जितना आप इकोनॉमी को फ्री करोगे उतना ज़्यादा मेरे को लगता है देश के अंदर वैल्यू आएगी. मेरी भी इंस्टिंक्ट यही है, क्योंकि आप अगर LPG 1991 वाली पॉलिसी देखोगे, जो मनमोहन सिंह और who was the other person? मनमोहन सिंह, आई थिंक. हाँ, मनमोहन सिंह was the लिबरलाइजेशन पॉलिसी. बिल्कुल राइट. अब इन लोगों ने उस टाइम लाइसेंसेस खत्म किए. इन लोगों ने उस टाइम ग्लोबल, उससे पहले इट इज सेट कि हमारे पास 4 दिन के ग्लोबल रिजर्व बचे थे फाइनेंशियल, कि हम लोग ट्रेड कर सकें. वो खोलने के बाद 1990 से जो पैसा इंडिया में आया है, वो नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल है. हम लोग आज अमीर हैं ही इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे लिबरलाइजेशन हो गई, वरना पूरा देश बहुत इससे भी बहुत गरीब था. एंड वो बिफोर दैट वी वर फॉलोइंग अ सोवियत मॉडल, क्लोज्ड मार्केट, ये वो. फिर हम उसके बाद से वी स्टार्टेड फॉलोइंग द फ्री मार्केट मॉडल. एंड आई थिंक इट इज अनडाउटेबल दैट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हैज हेल्प्ड इंडिया. ये तो कोई दो बात इसमें है ही नहीं. फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के अपने इश्यूज हैं, मैं समझता हूं, और आप उसे हमेशा चाइना मॉडल से कंपेयर करके कह सकते हो कि अगर कैपिटल एलोकेशन सेंट्रलाइज्ड हो जैसे सीसीपी करती है चाइना में, तो आप फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का और फायदा उठा सकते हो. बट हु नोज, मेनी डिक्टेटरशिप्स नेवर मेक मनी आल्सो. सो लाइक देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट टू बी मेड ऑन दैट फ्रंट. But do you ever feel, as a consumer, sometimes I feel like NFTs की कितनी हाइप थी भाई? थी, बहुत थी. और NFTs में जितने मेरी इल्क के लोगों ने क्रेडिबिलिटी गवाई है, यार क्रिप्टो रग पुल्स में जितने लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी गवाई है ना, मतलब स्टैगरिंग है. हर आदमी अपना क्रिप्टो कॉइन निकालता है, एंड में क्या करता है, सारा अपना एसेट बेच देता है, जैसी प्राइस इन्फ्लेट होता है पैसा बनाता है और अपने इन्वेस्टर्स को छोड़ देता है एक एंड पे. NFT में इवन समबडी लाइक अ गैरी वेनरचक, जिसकी इतनी इज्जत है मार्केट में, आप अगर कभी ध्यान से एज अ क्रिएटर उसको स्टडी करोगे, 2022 के बाद उसकी द व्यूज एंड एवरीथिंग ड्रॉप्स. आई लव हिम, ही इज रियली, ही इज अ ग्रेट गाय फॉर द इकोसिस्टम, बट ही क्या बोलेंगे, ही सोल्ड उसके NFTs थे ना, वी फ्रेंड्स और समथिंग. एंड आई फील लाइक माय सेंटिमेंट वाज, एक तो NFTs आर टू सून. आई वॉज एट द बोर्ड एप एनुअल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा बोर्ड एप था, मैं गया वहां पे, ठीक है. और मैं उसको ये कह रहा था कि अब ना अमेरिका की ट्रकर पॉपुलेशन जो है ना, मिड अमेरिकन, सुबह से बियर पी रहे हैं, गर्दन गायब हो गई है, इतना वजन हो गया है, उस टाइप की जनता आने लग रही है इन चीजों में. और कोई सॉलिड यूज केस मेरे को नजर नहीं आ रहा है इस बोर्ड एप का. कोई ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिव क्लब बन गया, यॉट क्लब बन गया. दैट्स नॉट रियली हैपेंड. एंड सो आई फेल्ट लाइक ईदर दिस टेक्नोलॉजी इज too fast and in the market right now, or it's the hypothesis does not work. That was my sentiment of the NFTs. So what I'm trying to get at is that आपको ऐसा लगता है कि ये mistimed है, कुछ गड़बड़ है, like what is the गड़बड़? Product market fit पकड़ क्यों नहीं आ रहा है? Because काफी financial greed led जो NFT वाला वो था ना, काफी फाइनेंशियलाइज कर दिया था उसको, राइट. वो नहीं होना चाहिए, रियल यूटिलिटी पे होना चाहिए, राइट, इन माय ओपिनियन. एंड इट वाज अर्ली. एंड ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है अच्छा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. बट इवेंचुअली NFT एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एग्री. कंसेप्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. कहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट आएगा, दैट वी हैव नॉट सीन अ मेजर सक्सेस येट. बट दैट डजंट मीन यू कैन आउटराइटली रिजेक्ट द टेक्नोलॉजी, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. राइट. यू नेवर नो कि किस शेप और फॉर्म में चल जाए वो.
राइट तो वो है मेरा पॉइंट। आई थिंक पहले जब 2017 में NFTs के अलग क्रिप्टो किटीज चले थे, बहुत सारे लोगों ने गेम वगैरह एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, राइट। अभी लोग क्रिकेट में कर रहे हैं, क्रिकेट के शॉट्स वगैरह NFTs। हाँ क्या बात कर रहे हो? कुछ वेबसाइट देख रहा था मैं, आई थिंक फैन क्रेज है आई थिंक मेरे, चेक कर। तो उसमें क्या होता है कि क्रिकेट के शॉट्स आप NFT वगैरह कर सकते हो, कुछ 500,000 रुपए में कुछ कि मतलब अगर मैंने एक फ्लिक मारा, कोहली ने एक फ्लिक मारा, वो NFT तो मोनेटाइजेशन तरीका है ना वो मोनेटाइजेशन तरीका है, तो ऐसे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बना रखे हैं। बट आई थिंक दीज आर, एक होता है ना कि फ्लिपकार्ट, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, अब मैं डिस्काउंट दे के बेच रहा हूँ, वर्सेज मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ जो लोग खुद खरीदने आ रहे हैं, जिसका रियल यूटिलिटी। आई थिंक दैट इज वन ब्रेकआउट एप्लीकेशन that should come up. I don't know in what shape and form it will come up. Maybe a plot of land 1,000 स्क्वायर फुट का जमीन है, अब एवरी जमीन का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक बात, यूनिक है, yes. वो यूनिक है, दैट एसेंशियली इज एन NFT. यू कैन टोकनाइज इट एंड नाउ यू कैन फ्रैक्शनलाइज प्रॉपर्टी एंड देन सेल इट टू पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो आपने क्या उसको एक्सेसिबल बना दिया. अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं खरीद सकता हूँ. मैं क्या 10,000 रुपए से भी मैं एक्सपोजर ले सकता हूँ एक सिटी में, एक प्लॉट ऑफ लैंड में. हाँ, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड होता है, सिमिलर हो गया. हाँ. वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड इज रियल एस्टेट. राइट. बट वन ऑफ द मोस्ट इलिक्विड एसेट क्लास इज ऑल्सो रियल एस्टेट. राइट. खरीदा मैं बेच ही नहीं सकता. राइट. तो इफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड मेक रियल एस्टेट लिक्विड, इमेजिन कितना ग्रोथ होगा. आई फील लाइक बेचना आसान हो जाएगा इन फ्रैक्शंस, बट उस फ्रैक्शन को इकट्ठा करके फ्यूचर में किसी को और बेचना, उसका मार्केट खुल जाएगा ना. मार्केट खुल जाएगा. सी ओपन मार्केट हमेशा वो होता है, तो अगर आपने मार्केट खोल दिया, देन एसेंशियली मार्केट विल फिगर आउट कि इसको लिक्विड कैसे बनाना है. ठीक है, इट्स लाइक शेयर ऑफ अ कंपनी. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक ऐसे यूज केसेस आ सकते हैं. पता नहीं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बट इस पर लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. मेरे को लगता है ऐसा नहीं होता कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी ने ट्राई किया और वो बिल्कुल ब्रेकआउट हो गई. उसमें मल्टीपल आइटरेशंस होते हैं और फिर कुछ एक चलता है, वो फेसबुक बनता है. और जब फेसबुक बनता है तो फिर 4 लोग देखते हैं, अच्छा अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा. तो फिर पूरा इंटरेस्टिंग नई उस इंटरनेट को एक कैटेगरी क्रिएट होती है. हाँ, ठीक है, कैटेगरी क्रिएट होती है. क्योंकि माइस्पेस, ऑर्कुट ये गिरे, हाँ, फेसबुक चला, हाँ, फेसबुक के चलने के बाद 25 और नीचे चालू हो गए. हाँ, तो ऐसे आई थिंक वो सेक्टर बड़ा होता है. तो आई थिंक ये NFTs के अंदर भी ऐसी चीजें होनी पड़ेंगी. इनफैक्ट ये तो काफी डॉक्यूमेंटेड बात है. सबीर भाटिया आए हुए थे, आपको पता है, हॉटमेल फाउंडर. हाँ, तो वो बता रहे थे, उन्होंने कह रहे मैंने आफ्टर हॉटमेल बेचने के बाद मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी जैक्स्टर करके, व्हिच वाज कंपेटिटिव विद व्हाट्सएप. Now he says, this is his account, he says कि the trouble is I started it too soon, the world was not ready. Yeah. The use case hadn't figured itself out, the regulations hadn't figured itself out, तो मेरे को बंद करना पड़ा. वरना WhatsApp went on to become what, a $20 billion company, right? And so there's a timing issue to technology as well. Absolutely. You might be too far ahead. Yeah. And you can think of it as, suppose if there is a Korean fashion brand that launches in India, survival is difficult because top 0.001% is only adapting to it, right? So your markets need to be ready for the product to fit itself. And that has been my general sentiment as far as that's product market fit basically. Yes, right. Agreed. Yeah. And PMF में एक timing का element है, which you cannot predict. There are two options. Either you are lucky and then आप सही टाइम पे सही जगह बैठ गए, या फिर आप करते रहो. जैसे ही मार्केट का टाइम होगा, then you will get that inflection point and then you will have a exponential growth. Like what you are doing. Like holding the fort. Or maybe what Paytm did. Sure. So they were doing digital payments, but then demonetization happened, and after that there was a very different company altogether. तो दैट मीन्स लाइक यू आर ऑलवेज देयर एंड देन वेटिंग फॉर द टाइम टू कम, और उसके बाद तो फिर आपका एस्केप वेलोसिटी एंड देन यू सडनली बिकम बिग. बट वो चीज़ें होती हैं. आई फील लाइक अभी जैसे ना लीडिंग अप टू द ट्रम्प प्रेसिडेंसी, जब तक ये इलेक्शन हो रहे थे, और मेरे को जून जुलाई में क्लियर हो गया था जब वो गोली ट्रम्प आ रहे हैं. हाँ, जब वो गोली लगने से बचा ना. अच्छा. मैंने कहा अब देखो ऐसा है, अमेरिका इज अ रियल एस्टेट इकोनॉमी. अमेरिका इज अ रियलिटी शो इकोनॉमी, व्हिच मीन्स एवरीथिंग इन अमेरिका हैज टू बी चेंज्ड to create maximum entertainment value. And the peak maximum entertainment value was delivered when Trump got shot. The sentiment in America is more pro-Russia than it is in India. This is the first time. 2022 में बिल्डिंगों पे यूक्रेन के फ्लैग लगे होते थे. अच्छा. मेरी जो ग्रेजुएशन थी उस पे 2 ही फ्लैग पहने हुए थे. मैंने इंडियन और सिर्फ बाकियों ने यूक्रेनियन जिसने पहना हुआ था. यूक्रेन was America's poster child for democracy until Trump comes in. Because Trump को पता है अंदर क्या हो रहा है. और वो अभी इस पूरे सिस्टम में लगा हुआ है. मेरी प्रेडिक्शन उस टाइम पे इसलिए थी कि ट्रम्प जीतेगा, बिकॉज ट्रम्प गेट शॉट, सर्वाइव, क्रिएट्स द मोस्ट क्लासिकली फोटोग्राफ्ड मोमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री. वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे फोन का वॉलपेपर होता था वो. उसके इमीडिएटली एक हफ्ते बाद आई थिंक जो बाइडन के ट्विटर से एक नोटिस आता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, कमला हैरिस लड़ेगी. तो मैं तब समझ गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं खड़ी हो रही. और मेरा तब मन हो गया था कि ये टाइम अच्छा है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज धीमे धीमे लोग वहाँ मार्केट उठने वाला है. एंड आई स्टिल थिंक अगले 2 साल मार्केट उठने वाला है. मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है.
just saying for the audiences. But I started looking into investing and I was in India. So I started calling my friends जो finance influencers हैं, ये वो trying to understand. And everybody is like, यार इंडिया में इन्वेस्ट करना बड़ा ट्रिकी है, टैक्सेशन इतना हाई है कि आप पैसा नहीं बना। क्रिप्टो में जनरली? क्रिप्टो में। अच्छा। नहीं जनरली नहीं, क्रिप्टो में। They said क्रिप्टो में इंडिया में इन्वेस्ट करना has become non lucrative because taxation is so high and compliance से पता नहीं कुछ ऐसा समझा रहे थे। What is the issue exactly? यार सो टैक्सेशन आई थिंक 3 साल पहले आया था क्रिप्टो में, जिसमें कि 1% टैक्स देना पड़ता है जब भी आप बेचोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, और 30% प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। बट जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको बाय करना है, उसमें कोई टैक्सेशन है नहीं। जब आप बेचोगे तब 30% टैक्स देना पड़ेगा, तब तो टैक्स गाइडलाइंस भी चेंज हो गया, किसको क्या पता। तो आई थिंक for someone who wants to buy and hold for long term, there is absolutely no problem and not major impact of taxation. But हाँ, मतलब इंडिया में taxation लगा, that is a signal कि मतलब इतना high taxation क्यों है? कितना है? 30% है। 30% है। But for people like you and me जो already 30% bracket में है, उनको तो उतना उनको फर्क नहीं पड़ता। But ये जरूर है कि मैं अपने losses profits के against set off नहीं कर सकता। दूसरे asset class के, for example दूसरे shares के नहीं कर सकता। हाँ, जैसे Bitcoin में profit, Bitcoin अब इसमें थोड़ा ambiguity है actually। हाँ। तो जब rules आए वो एक बार आए, उसमें ज़्यादा उतने क्लियर नहीं है। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई दूसरी बिजनेस इनकम में लॉस किया और यहाँ पर प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं इसके प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा और इसके लॉस को लॉस की तरह सफर करूंगा। मैं तो उनको लोगों को जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि मैं खुद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सिंपल फंडा ये है कि बाय करो और रियल एस्टेट की तरह आप 5 साल 10 साल, क्योंकि इसमें ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज भी बहुत होती हैं। बट जैसे आपने बोला यूएस में ट्रम्प काफ़ी पॉजिटिव है, और जितना मैं लोगों से बात करता हूँ, आई वाज इन हांगकांग a couple of weeks back, I met a lot of people in the US who've been very close to these discussions कि क्या चल रहा है, पॉलिसीज कैसी आ रही है, and they say that इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने यूएस में फॉर क्रिप्टो कभी नहीं देखा। सो मच सो दैट इस ईयर स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस आने वाले हैं। स्टेबल कॉइन इज USDT। हाँ, right, इसके रेगुलेशंस आने वाले हैं। बहुत सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को। बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, फेसबुक उसके अंदर एंटर करेंगी। तो जब ये होगा ना, तो सडनली वो स्लोली एंड देन सडनली होता है। right. तो ये साल और अगले साल, एटलीस्ट जब तक, मतलब आई सी लॉट ऑफ मोमेंटम यूएस से काफ़ी निकल के आएगा, और यूएस जब करता है तो बाकी सारी दुनिया नोटिस करती है। तो धीरे धीरे वो आएगा। तो जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो पहले चल रही थी ना, मतलब मैं तो तब से देख रहा हूँ जब इंडिया में क्रिप्टो को कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। 8 साल हो गए मेरे को तब से, और अभी तक जितना मैंने देखा है, अभी वो जो मोमेंट है यहाँ पे, स्पेशली विद ट्रम्प कमिंग इन, आई थिंक इट्स as bullish as it gets. Okay. And lot of that we will see, and obviously market shows it over time, मतलब 2025 पता चलेगा। But I think regulatory wise I am very confident. lot of people will say यार जब रेगुलेशन होगा तब देखेंगे, बट मेरे को जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलेशंस अगले 1-2-3 साल के अंदर बहुत सारे कंट्रीज में आ जाएंगे। आप लोगों की कोई डायरेक्ट लॉबिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी के साथ आप बात करते हो? मतलब हमारी मीटिंग्स होती हैं। हाँ. मतलब वी डू लॉट ऑफ डिस्कशन, हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि यार ये अल्टीमेटली वी वांट कस्टमर्स टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे गाइडलाइंस होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री फ्लरिश करनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके लिए इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बतानी पड़ती है कि देखो टैक्स ज़्यादा है। इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स ना गलत जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज चैनल में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसमें उनकी सेफ्टी नहीं है। राइट, वो सारे डिस्कशंस वगैरह लोग कैश भेज के नहीं करना चाहिए ना, ये गलत है। इससे टैक्स लॉस होता है गवर्नमेंट को। तो मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू देम इज क्या, टैक्स को ऐसा करो जो रीजनेबल है, नहीं तो ये तो क्या यहाँ पे दबाया तो यहाँ चली गई हवा। ये तो मतलब मैं तो इस पे कई घंटों तक बोल सकता हूँ। हाँ, मतलब तो बेसिकली मेरा वही पॉइंट है। अब सी आई डोंट वांट कि यार एक गलत डिसीजन से एक नई टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे रह जाए। जब इंटरनेट नया आया था तो इंडिया पीछे था, मतलब इंडिया बिकेम अ सर्विस इकोनॉमी। इंडिया ने कहाँ बड़ी कंपनीज क्रिएट करी है इंटरनेट के टाइम पे। ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो कर लो बॉस। सिमिलरली फॉर एआई। हाँ, सिमिलरली फॉर एआई। मतलब हम बात कर रहे थे दुबई की, और दुबई किस लेवल पे प्रमोट करता है कि आदमी, देखो दुबई का अपना आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, दुबई का अपना नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं है भाई। बारिश भी नहीं होती भाई वहाँ, रेतीले बिल्कुल। ये वो 1976 की बात है जब ये पहली बार इन्होंने अपने आप को एज अ टेरिटरी डिक्लेयर किया। ये उस पे चलते थे ऊंटों पे यार, इनकी फोटोज लगी रहती हैं। और दुबई ने टॉप टैलेंट अट्रैक्ट किया ग्लोबल, टॉप फाइनेंशियल इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया ग्लोबल, एंड इट इज ओनली बिकॉज दे मूव वेरी वेल विद द न्यू फाइटिंग एज। अब जैसे I don't know, मेरे को नहीं पता, I don't know how the governments work. Tax I can speak to a great extent because that's my family's expertise. I've grown up in it. But when AI comes, my natural inclination would be कि भाई
give me tax breaks, figure out a way so that AI companies happen in India and they happen the best. कोई रेड टेपिंग नहीं, किस तरीके से हम लोग ग्लोबल वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सकें. बिकॉज नहीं, तब तक तो हम अमेरिकन कंपनीज के ऐसे ही जाएंगे ना कि आप प्लीज इसको बैन कर दो. वो नहीं होना, अच्छा नहीं लगता यार. अपन इंडियन है, अपन चाहेंगे कि यार इंडिया मतलब टॉप पे रहे. और अब सिविलियन एस्पिरेशन पहुंच गई है टॉप पे. हम समझते हैं हम बाप है भाई, तुम कुछ भी बोलते रहो ट्विटर पे, हमें पता है हम कौन है, राइट? लाइक दिस डिड नॉट एग्जिस्ट 20 years ago. We were much more inferior 20 years ago. And so I think the regulatory environment needs to catch up to that, and modern technology, modern innovation, modern alphas in the marketplace need to be incentivized for. I think we have some of the smartest people in this country. Absolutely. मैं globally सबसे smart आदमी की अगर रेस करूंगा ना, India is top 3 if not top. Easily. And सबसे hard working आदमी top Indian. चाहे top Indian फिर Chinese. एक दो ऊपर नीचे, उसके अलावा कोई आदमी इतनी मेहनत नहीं करता. पॉपुलेशन है ना यार, पॉपुलेशन में आप हमेशा उससे भाई आप क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको ना, मेरे को याद है मैंने एक टाइम मेरे को ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि इंडियन आदमी जब अमेरिका जाता है, स्पेलिंग बी जब से स्टार्ट हुआ है स्पेलिंग भी इंडियन ही जीतते हैं. क्यों? बिकॉज इंडियन फैमिलीज वहां माइग्रेट करती हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, लोग अपनी इज्जत यहाँ से छोड़ के वहां जाते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं. अब इनके बच्चे इतने वो है नहीं कि एथलेटिक्स में जीत जाए. और ESPN पे बैक इन द डे स्पेलिंग बी टेलीकास्ट होता था. अच्छा. तो कूल बनने के लिए पेरेंट्स ने बच्चों को स्पेलिंग बी में पुश करना शुरू करा, और ये बच्चे बिल्कुल नर्ड आउट करके 15-15 घंटे स्पेलिंग याद करके फर्स्ट आने लगे. इंडियन इतना अडेप्टेबल आदमी है कि विदेशी देश में जाके भी नाम खड़ा कर देता है. आई थिंक वी आर सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग, सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल. देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर डेफिनेट ऑब्स्टिकल्स. आई फील लाइक न्यूट्रिशन इज अ बिग ऑब्स्टिकल इन इंडिया. I was watching this piece of content saying why is Arjun Tendulkar so much taller than Sachin Tendulkar and Ibrahim Ali Khan so much taller than Saif Ali Khan. It's probably just protein intake. क्योंकि 20-30 साल पहले एलिट्स के पास भी प्रोटीन इंटेक इतना नहीं था. 40 साल पहले. नाउ वी ऑल हैव प्रोटीन, और उससे ही हाइट का फर्क आने लग रहा है. एंड सो ऑल आई एम सेइंग इज वी आर इन अ वेरी डायनामिक लैंडस्केप, एंड इफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज इंसेंटिवाइज्ड, एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू वर इंसेंटिवाइज्ड, बी ग्रेट. आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीवन. प्रकर्स ऑफ एग्जांपल अपन जो बात कर रहे थे ना अभी स्टार्टिंग में कि यार अपन को बाहर निकलने का एक ही तरीका पता था कि यार पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे निकल जाओ, राइट? उससे मेरे को लगता है कंट्रीज की जो ग्रोथ है ना वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से आती है, कि कितने आपके जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितना टेक्नोलॉजी से भी है, कितना आप उसको लेवरेज कर पा रहे हो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए. बिकॉज अल्टीमेटली वही अल्टीमेट लेवरेज है ना, टेक्नोलॉजी इज द लेवरेज. तो पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और इसमें जितना आप रेड टेपिंग करोगे, जितना आप उसमें ऑब्स्टेकल लगाओगे, उतना इंसेंटिव कम होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्ड करने का. गुड फेथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी है, देखो एवरीवन विल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एग्री विद दैट, रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस, बट इफ द टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल, एटलीस्ट लेट द एंटरप्रेन्योर्स प्रूव इट. श्योर है ना, ताकि क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, अभी जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं. एग्जैक्टली. जिससे नुकसान होगा. बिल्कुल होगा. जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिलेगी, इंडियन लोग ही ना दूसरे कंट्रीज में ज्यादा उनको वैल्यू मिल रही है. और ये हो भी रहा है ना, हो रहा है ना. दुबई में टॉप पे इंडियन बैठा है, यूएस में टॉप पे इंडियन बैठा है, बट अपने देश के अंदर इतना, अपने देश के अंदर टॉप इंडियन नहीं बैठा भाई. अपने देश में क्या हो रहा है? ये मुझे लगता है कि आई थिंक ये एक चेंज ओवर टाइम होगा, मतलब मेरे को लगता है धीरे धीरे ओपन हो भी रहा है, बट आई थिंक ये होता है ना तो फिर काफी मजा आएगा. मतलब वी वुड लव टू सी दैट इन आवर जनरेशन. फॉर श्योर, आई वुड रियली लव टू सी दैट, एंड आई मीन आई एम स्टिल वेरी बुलिश कि अगले 10 साल में इंडिया में क्या होगा इज मैजिक. मतलब पिछले 10 साल में जो हुआ है वो भी मैजिक है भाई. 10 साल पहले हमारे ये हालात नहीं थे, तो वो ऑलरेडी ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है. 7%, 7.2% ग्रोथ रेट है, व्हिच इज नॉट स्मॉल, सच अ लार्ज इकोनॉमी, एंड यू नो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, नो डाउट. बट हाँ, आपकी बात ठीक है भाई कि we would love for entrepreneurs, meritorious entrepreneurs to prove themselves. The Indian dream is still crack competitive exams. Like Gaurav says, no? Gaurav Munjal says very well. Competitive exams are tournament business. आप tournament participate कर रहे हो. अब आपने क्या बोला है, हर साल मैं 10,000 बच्चों को एक नया जीवन दूंगा, जो टूर्नामेंट में IIT बॉम्बे जाएंगे, जो टूर्नामेंट में IAS बनेंगे. उसके बियॉन्ड सब लोग अपना अपना देख लो. अब इंडियन ड्रीम आज भी एजुकेशन के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू और फिर नौकरी के थ्रू जाता है. The good thing about the American dream, there are bad things. The good thing is the American dream goes through risk taking. It does not matter आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना आप रिस्क लो, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, आप बिजनेस खड़े करो और आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, और उसका कोई मुकाबला नहीं है. आप नेचुरल टैलेंट रिवॉर्ड करो, एडुकेटेड टैलेंट तो अपने आप निकलने लगेगा. जो आदमी कमा गया ना वो अपने बच्चों को पढ़ा देगा भाई, वो अपने बच्चों को भेज देगा कोलंबिया, हार्वर्ड, उसको कोई दिक्कत नहीं है. पर कोई पढ़ गया वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए, रिस्क ले पाएगा जो लेना चाहिए. वो एक है ना, वो 10,000 पढ़ाओगे 10,000 ही निकलेंगे. यहाँ पे आप 10,000 लोगों को बिजनेस करोगे ना, वो चेन रिएक्शन चालू होगी. बिल्कुल. हर बंदा 4 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, वहां से उनकी पूरी फैमिली अपग्रेड होगी, तो वो काफी फास्टर एंड मोस्ट एफिशिएंट वे है टू ग्रो द इकोनॉमी, which works in America's favor. Which works in America's favor. टेक्नोलॉजी ना बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. 5 साल पहले लोग
कुछ जानते भी नहीं थे एआई के बारे में। आज देखो मतलब पूरी दुनिया सडनली चेंज हो रही है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब मैं तो पहले काफ़ी स्केप्टिकल था इस इंडस्ट्री को भी लेकर बाय द वे, और बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर लोग, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी ग्लोबली थे। बट आज आप देखोगे ना, जो लोग भी ऑपोजिट साइड में, जिन्होंने भी टाइम स्पेंड किया है, वेदर इट इज़ लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का CEO, या फिर जैक डॉर्सी, या इलॉन मस्क, या डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। जब वो ऐसी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं या कुछ एक्शंस लेते हैं, दैट मीन्स उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट हेल्प्स यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, बेसिकली मेरा ये था। नो यू आर स्पॉट ऑन भाई। मतलब आप अगर सोचो इन द ग्रैंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम जिसमें हम और आप दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा काम ही एग्जैक्टली ये ना, लाइक हम दिल्ली में बैठे अच्छे पढ़े लिखे लड़के, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कॉन्वर्सेशन दैट फास्ट ट्रैक्स जितना भी इंडिया नीचे है उसकी, यार ये भी कुछ हो रहा है, अच्छा क्रिप्टो भी कुछ होता है, अच्छा एआई भी कुछ होता है, बिकॉज हाँ सब लोग सुन लेते हैं, बट कितना लिमिटेड इंटरेक्शन लोगों का इन चीज़ों के साथ रहता है। आप इसी को एक्सटेंड कर दो जियोपॉलिटिक्स में, अच्छा ग्लोबली ये भी कुछ हो रहा है। आप उसी को एक्सटेंड कर दो साइंटिफिक रिगर में, अच्छा साइकोलॉजी में। सो दैट्स काइंड ऑफ आवर जॉब, एजुकेशन इज काइंड ऑफ आवर जॉब, ओपनिंग पीपल्स माइंड्स अप इज आवर जॉब। पहले आपके कॉलेज में आप और आपके दोस्त बैठ के बात कर रहे हो, उसमें से 3 लड़के सपोज कलकत्ता से हैं, अब वो बात कर रहे हैं शहर वाली, आप शिवपुरी से, आप कह रहे हो यार ये भी होता है। अब आप और मैं शहर वाले हैं, और कोई गांव में बैठा लड़का कह रहा है अच्छा यार ये भी चल रहा है। वी बिकम द कन्वेयर्स ऑफ न्यूअर आइडियाज। हम पैकेट करते हैं आइडियाज और बेचते हैं, एंड पीपल ईट इट अप, फॉर विच वी मेक 2 पैसा पर व्यू और समथिंग लाइक दैट, लाइक है ना, कुछ भी नहीं, बट इफेक्टिवली दैट इज द बिजनेस दैट कंटेंट इज इन। आवर जॉब इज टू ओपन पीपल्स माइंड्स अप, दैट्स काइंड ऑफ which is important, which is very important, very very important, because it would make me like, nothing would make me happier than landing from a flight in India and being like यार घर आ गए। अभी आप दिल्ली में लैंड करो ना, आपको पहले धुआं दिखने लग जाता है ऊपर से, अरे धुएं में लैंड करेंगे, ठीक है। And I think India deserves better. I think we are, like I said, I would bet on an Indian person any day over any other person in a race. 100%. So yeah, for sure. I agree. I think a lot needs to change. I think we need to invest in cutting edge stuff. I think people need to think and wonder about this. I think that's why your story is very important. Because somebody in IIT Bombay in 2013 working at Sony later on, there's no connection to crypto. Yeah. It happens and then it rolls into this, a unicorn $1 billion industry controlling exchanges in different parts of the world. That's beautiful. ये होना चाहिए, ये देख के मजा आता है। Curiosity, I think that just triggers everything. So I was curious. I think my only message would be to get curious about this technology or any other new technology that is evolving. Right. What if you find your sweet spot there and you make something big out of it? And I agree, मतलब ऐसे कोई नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो। इनफैक्ट आई थिंक हॉबीज आर सच अ यूनिक प्लेस इन मेंटेनिंग सैनिटी। तो मैं पूरा दिन बैठ के जावास्क्रिप्ट में कोड करता हूँ फॉर अ SaaS कंपनी, और रात को अगर मैं Web3 के बारे में पढ़ता हूँ ना, वो मेरे को रिप्लेनिश करता है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मैं पूरा दिन बैठ के लोगों से बात करता हूँ, कंपनी चलाता हूँ, रात को जाके मैं चेस खेलता हूँ ना, मेरे को लगता है आहा, मेरे को प्रोफेशनल चेस प्लेयर नहीं बनना, हो सकता है मैं चेस टेक में कुछ कर जाऊँ बाद में। सही बात है। बट वो हॉबीज आर द एस्केप इनटू द न्यूअर डायमेंशन फॉर योर सोल। वो बड़ा जरूरी है टू कल्टिवेट दिस। व्हाट आई लर्नड बाय द वे, मेरी यूनिवर्सिटी में ना भाई, द एजुकेशन मॉडल वॉज सो डिफरेंट। आपको रीडिंग दे दी जाती थी शुरू में सेमेस्टर के, ये 500 पेज आपको ओवर 3 महीने इस क्लास के लिए पढ़ने हैं, अपने आप पढ़ के आओगे। क्लास में कोई किताब खोल के नहीं बोलेगा ये पढ़ा है ये लिखा है। अब यहां से डिस्कशन होगी। अब अगर डिस्कशन बिगिंस फ्रॉम समथिंग दैट एवरीबडी इज रेड, तो आप डिस्कशन में अल्फा कैसे कमाओगे? आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हॉबीज चाहिए, आपको ऐसे सोर्सेज चाहिए इन्फॉर्मेशन के जो मेन स्ट्रीम नहीं है। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, 600 साल पुरानी किताब पढ़ के देख रहे हो उस पर क्या लिखा है इस बारे में। एंड वंस यू गेट इनटू दैट जोन, होता क्या है, 1.5, 2, 3, 4 साल आप ना घिस के ऐसे निकलते हो दूसरे साइड पे। वाओ, I could have never imagined. So you invest yourself in an experience. That experience always comes out of curiosity, and that helps you become, level up, transcend. Yeah. That's how I think about YouTube. मैं 5 साल बाद जब एक दिन रुकूंगा ना, बोलूंगा यार क्या बन गए। हमें कुछ नहीं पता था मीडिया के बारे में, M क्या होता है, सब सीख गए। ऐसे ही होता है, मतलब कमिट करना पड़ता है। हाँ। मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था, मतलब मैं आई वाज लाइक एब्सोल्युटली क्लूलेस, बट पढ़ा, देखा, लोगों से बात किया। स्टार्टअप में पहली बार कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी कभी सोची नहीं थी कि कैसे चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा। एब्सोल्युटली नो आइडिया। इवन अभी भी मैं सीखता हूँ। 500 लोग कैसे मैनेज करना है, सारे लोग मतलब अपने से धुरंधर, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, और सब लोग टॉप, मतलब सब लोग टॉप यार, मतलब अपने तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है। राइट। तो कैसे उनको करना है वो भी तो सीख ही रहा हूँ। अगर मैं, और सब फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। राइट। तो आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। तो डज नॉट मीन कि नहीं कर सकते हो। लाइक आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट। अभी तक करते आ रहा हूँ ना। इट्स सच अ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आल्सो भाई फॉर यंग पीपल।
क्योंकि मेरा ना, जैसे मेरे को किसी का फ़ोन आया, मेरे भतीजे का या किसी का, कल परसों, कह रहा है चाचू मैंने ना पकड़ तो ली इंजीनियरिंग, बट मैं कोडिंग अच्छी नहीं करता। हाँ, मैं बोला कौन कह रहा है बहुत टाइम कोडिंग करनी है, हाँ, सीख ले, हाँ, दुनिया कैसे चलती है, अपनी कंपनी स्टार्ट कर लियो, अपना धंधा स्टार्ट कर लियो। और क्या, मैं तो हमेशा इंसेंटिवाइज करूंगा कि टेक योर ओन रिस्क, या बट सुन के तो देख ले क्या हो रहा है दुनिया में। एंड बिकॉज एज अ यंग पर्सन आपके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, कई बार आप फंसा हुआ फील करते हो। एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इन दैट मोमेंट कि मेरे को भी नहीं पता 500 लोगों की कंपनी कैसे चलानी, बस सीख रहे चालू हैं, कर दी। हाँ, सीख रहे हैं ना अलोंग द वे, हाँ, फिगर आउट कर रहे हैं, राइट। तो वैसे होता है। लोगों को लगता है अरे ये तो मतलब बहुत स्टड होगा, कुछ मतलब भगवान है, इसको आता है कैसे बड़ा बड़ा। मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं, देयर इज नो रॉकेट साइंस। मतलब लॉट ऑफ पीपल मे से इट, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट से इट, बट मेरे को लगता है कि यार कोई भी कर सकता है ऐसी कोई बड़ी, और लोगों ने करा है, सही बात है, राइट। बट दो स्टोरीज शुड कम आउट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इवन फॉर मी। तो मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। द ऑर्डिनरीनेस ऑफ सक्सेस इज वेरी रियल। आप जैसे ना कोई भी हमसे मिलता है ना, हमें बाद में टैग करेगा अपनी स्टोरी में, हमें दिख जाता है वो स्टोरी टैग हुआ, और ऐसा लिखा होगा ही इज सो हम्बल। अबे मैं कौन सी अकड़ में घूम रहा हूँ, मैं क्या अकड़ लेके घूमूंगा, तुम्हें पता कुछ है ही नहीं ना भाई, अकड़ करने का है कि हमने तो कौन सी चीज उखाड़ी है। लोग ये प्रोजेक्ट करने लगते हैं कि ये सक्सेसफुल है या फेमस है, कुछ भी है तो ये ऐसा होगा, बट इनफैक्ट वो सेम ह्यूमन फाइट और कॉन्फ्लिक्ट हमारे कि भाई ये चलेगा कैसे, इसको कैसे करना है, टीम से कैसे, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम रियल है वो। People are just being real. Right. वो इनसिक्योरिटी वही है हमारी जो किसी और की है, हमारी काम के बीच में हो सकता है वो भी काम में ना आया हो, दैट्स द ओनली डिफरेंस। किसी की कॉलेज की इनसिक्योरिटी है, किसी की काम की है, बट इनसिक्योरिटी वही रहती है आदमी की। एंड सेम मैं मोदी जी से मिलूंगा, मेरे को भी लगेगा वाह कितने हम्बल है, क्योंकि वो ऐसे ही है भाई, वो क्यों अकड़ में घूमेंगे। आप लोगों ने बड़ा समझ रखा है, आपने बड़ा समझ लिया, राइट। यू हैव डिसाइडेड कि जो इसने किया है वो बहुत बड़ी चीज है, वो तो अपनी लाइफ जीते 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 वहां पहुंच गए हैं, जो भी पहुंचा है, राइट। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। या मतलब आई थिंक सो मेनी पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट डूइंग सम बिजनेस, डूइंग सम स्टार्टअप, बट वही होता है कि बीच में ना इतने सारे सोच लेते हैं, और ये हुआ तो ये क्या होगा, ये हुआ तो ये क्या होगा, ये नहीं चला तो वो नहीं चला तो। इतना ऑप्टिमाइजेशन करके नहीं होता है। मतलब वो करते जाओ, फिगर आउट होता जाएगा, सीखते जाओ। बस इंटेंट बहुत प्योर होना चाहिए कि यार मैं तहे दिल से मेहनत करूंगा, बस दैट इज व्हाट इज नीडेड। एंड एक मेरे को लगता है भाई मसाला जो काम चलाता है ना आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए, वो जवानी का जोश भी है। हाँ, थोड़ी सी भी उम्र ज्यादा होती ना तो रिस्क नहीं ले पाते, डर लगता है कि यार परिवार है, पापा मम्मी, लाइफ का फेज है वो तो अपना अपना। हाँ, तब कहते हैं भाई देखी जाएगी, चल चालू करते हैं, देखी जाएगी। और उस देखी जाएगी वो कहाँ पहुंच जाता है पता नहीं चलता। और मैं हमेशा यंग लोगों को एडवाइस देता हूँ, कॉलेज के बाद तुम्हारे पास 3 से 4 साल की एक विंडो है जहां तुम सारे स्टेटस क्लास जंप करके टॉप पे जा सकते हो। उसके लिए हाई रिस्क टेकिंग एपेटाइट चाहिए, और बहुत मतलब यू नीड गट्स, इफ यू मैनेज दैट in 5 years your life looks very different from if you did the ordinary climb. job to job. फंडामेंटल रूल है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ही रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, तो अगर आपको लाइफ में वो 4-5 साल में कुछ बहुत ज्यादा मचाना है, आप नॉर्मल लीनियर पाथ से नहीं पहुंच पाओगे। कैसे पहुंचोगे? यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली इट विल कम एट हाई रिस्क, बट वही करके तो आप बड़े बन सकते हो। राइट। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव वर्कड इन माय फेवर। ऑब्वियसली मतलब उसके लिए काफी मेहनत भी करी है। And God has been graceful. हाँ, God has been graceful. मतलब I have been lucky. बहुत जगह चीजें चल गई। बट हाँ, मतलब गिव अप नहीं मारा बीच में, करते रहे। मतलब कितने सारे लोग क्रिप्टो में आए थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो 2017 में पता था, 2021 में जब गिर गया किसके बाद तो निकल गए, क्योंकि कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं था। तो अगर जिन लोगों ने 2017 से अभी तक कन्विक्शन स्ट्रांग है, उनको मिल रहा है। तो मैं आज इस इंडस्ट्री में मैं अभी भी मतलब हाई कन्विक्शन लेके बिटकॉइन वगैरह में, क्रिप्टो में रखता हूँ। एंड नॉट सेइंग कि सारे जो क्रिप्टो है सब बढ़िया है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स भी है। मे बी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस पर कैसे बचें। बट जो कन्विक्शन है मेरे को लगता है अभी भी अर्ली है, अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। अब अगर मेरा कन्विक्शन वीक है तो मैं तो गिव अप मार दूंगा, बट अगर मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है तब मेरे को कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगे ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो वो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी होता है टुवर्ड समथिंग। आपने कोई स्टार्टअप किया, कोई बिजनेस किया, आप 1-2 साल में थोड़े ना कुछ होता है, लगे रहना पड़ता है लंबे टाइम। आई थिंक वन ऑफ द मिसिंग लिंक्स इन द इक्वेशन ऑफ सक्सेस, ये मैंने कंटेंट के थ्रू समझा। जब मैंने बहुत डीपली समझना शुरू किया कंटेंट कैसे चलता है क्या नहीं चलता है, वन ऑफ द डीपेस्ट थिंग्स दैट वर्क इज कन्विक्शन। आप बिल्कुल बेकार बात कर दो बट ऐसे कर दो कि आप फुल्ली कन्विंस्ड हो ना, 4 आदमी खरीदने वाले बन जाते हैं। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। सेल्स हैपन बिकॉज द सेल्समैन इज कन्विंस्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर द कस्टमर गेट्स कन्विंस्ड। आप उसी कन्विक्शन को आप स्केल करते जाओ, इवेंचुअली यू आर कन्विंस्ड ऑफ अ वर्ल्ड व्यू कि दुनिया ऐसी दिखेगी। अब आप उस कन्विक्शन पे बेट करते हो अपना प्रोडक्ट डाल के। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसके बिना नथिंग वर्क्स। हु सेज दिस? आई थिंक दिस इज चमात की मिशनरीज
वर्क बेटर देन मर्सिनरीज, ऐसा करके कुछ है ना, कि जो missionaries than mercenaries. या राइट, कि जो भाड़े का है, उसका भाड़े का बिलीफ है, वो नहीं जीत पाएगा, जिसका पक्का बिलीफ है वो जीत पाएगा. I think you are right. You need to, as a entrepreneur, you need to have a very different world view. कि ये दुनिया होगी, वो विजन बोलते हैं, people call it as a vision. तो मेरे को for example I have a certain view of how all of this will pan out over the next 3, 5, 10 years. तो मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ. Right. So all my action, everything in the company, we are building for that. Right. The view is that eventually every financial transaction will be powered by blockchain technology. अब that's a view. Right. 99% people will reject it. कि यार ये होगा ही नहीं. But that is where that's where your alpha is. वही तो आपका bet है. वही तो But if आपका it bet turns है. out, then if it turns out right, तो then they'll हाँ ये बंदा है भाई, पैसे के पहाड़ में सुमित हंस रहा होगा. वो ठीक है, doesn't matter. But I think वो फिर उस टाइम पे लगेगा हाँ मतलब this person was right या फिर this view was right. So I think when you go so deep into a space, and I've been reading about it a lot of times, I have very high conviction that all of these things are going to happen. जैसे लोग धीरे धीरे ऑनलाइन आए, ऑफलाइन से ऑनलाइन आए, वैसे वैसे बहुत सारे लोग ये सारे जो टेक्नोलॉजी पे एप्लीकेशन बनेंगे उनको यूज़ करेंगे. यू मे नॉट रियलाइज राइट नाउ ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर वेरी वेब टू, मतलब ओला उबर वगैरह एप्लीकेशन है. यू विल सी वेरी डिफरेंट एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट 10 years. आई डोंट नो, आपने पॉली मार्केट नाम सुना है? हाँ. पॉली मार्केट, बेटिंग मार्केट है वो. हाँ, उसमें ना जब इलेक्शंस हो रहे थे, यूएस इलेक्शंस, बिकॉज इट वाज ऑन चेन, इट वाज ग्लोबल, दैट हैड द मोस्ट प्रिसाइज डेटा इन रियल टाइम ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. यस, आई रिमेंबर दैट. जस्ट बिकॉज द वे इट वाज डिजाइंड एंड इट वाज यूजिंग मतलब ऑन चेन ट्रांजैक्शन आपको दिखते थे कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग वाज सुपर ट्रांसपेरेंट. नाउ दैट इज वन यूज केस. अगेन इट रीच्ड टू मे बी few million people and they used it, but the kind of products that we will see using this technology are going to be very different than what we have been using so far, right? अब वो 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, the time will tell. But the view is that eventually ये टेक्नोलॉजी भी बहुत डीपली पेनिट्रेटेड होगी. जैसे अभी इंटरनेट यूज करते हैं ना अपन, अभी रियलाइज नहीं करते, बट इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, राइट? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनीज बनी है. आप उस कंपनीज में बैठ करके आप उसमें रिटर्न्स कमाते हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो. सिमिलरली ये टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अगर आपको लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर होगी या प्रेवलेंट होगी, बड़ी बनेगी, तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं. बिटकॉइन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इथेरियम में बहुत सारे छोटे छोटे हैं. देन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड आई फील दैट दिस इज माई अल्फा, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. एंड द ऑब्जेक्टिव इज यार मतलब ये टेक्नोलॉजी लेड है. ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी लेड है. और इसमें बहुत ज़्यादा ना मिसकंसेप्शन, स्कैम्स, फ्रॉड भी बहुत होते हैं. लाइक अगर 10,000 टोकन है या 50,000 टोकन है, 50,000 में शायद 90% ना रहे 10 साल बाद, बट जो 10% रहेंगे, सेम तो स्टार्टअप में भी होता है ना. पावर लॉ है. हाँ. तो द अल्फा इज दैट ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, राइट? and then you need to accordingly sort of basis your interest, basis your understanding, then accordingly see what suits you more, right? And then in this overall phase, lot of people essentially try to स्कैम पीपल या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे फिर लोगों का नुकसान होता है. फिर वो टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर देता है, इसमें तो ये इसमें मेरा नुकसान हो गया. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्राइस. आपने 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बनाए और नहीं बनाए, उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. टेक्नोलॉजी इज देयर, टेक्नोलॉजी इज पावरफुल, राइट? वेदर यू मेड रिटर्न्स और नॉट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? बिकॉज जस्ट बिकॉज आपका किसी ने इंटरनेट पे स्कैम कर दिया, अब ये नहीं कहते कि मैं इंटरनेट पे नहीं जाऊंगा. बिकॉज आपने उस बारे में एजुकेशन पढ़ो, अवेयरनेस करो. तो आई थिंक वन ऑफ आवर बिगेस्ट एजेंडा इन Coindesk is also to educate people, make people aware. You would have to do that. Yeah. I mean, like we have been doing that aggressively from last 4 years. Like we feel कि आपको इन्वेस्ट करना है, करो, नहीं करना है मत करो. We are not saying that, but all we are saying is that read about it. At least do a Google search, read about okay, what is Bitcoin, why is it valuable, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है. अगर टेक्नोलॉजी में पसंद नहीं भी है तो एटलीस्ट थोड़े बहुत जो क्यूरियोसिटी, जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में पढ़ो. अगर आपको लगता है इंटरेस्ट तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया. आई थिंक वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. और बिना पढ़े लिखे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसमें डाल दो, इसमें 10 गुना होएगा, 20 गुना होएगा, 50 गुना पैसा होगा, फिर डाल देते हैं. वो सब चीज़ों से दूर रहो थोड़ा. लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स बी प्रैक्टिकल. मेकिंग रिटर्न्स इज नॉट दैट ईजी, एंड देन पीपल फॉल इन ग्रीड एंड देन दे लूज मनी एंड देन दे ब्लेम द टेक्नोलॉजी कि यार ये तो ऐसे ही है, स्कैम है, राइट? वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ material out there which you can keep in mind to make sure that you do sensible investment, you take sensible decisions, and then read about it and then take a decision what makes sense for you. I think A16Z की वेबसाइट पे काफी इन्होंने पेपर्स अपने लिखे हुए हैं ना, explaining all of this. I think that's what I read first. क्योंकि I was like मेरे को कोई credible जगह बताओ क्या हो रहा है. जब मैं पहली बार A16 is pretty credible, right? The person Chris Dixon, right? He has recently released a book called Read, Write, Own.
तो उसने क्या कर रखा है, उसने इंटरनेट की जर्नी, तो वो बोलता है कि इंटरनेट की जो जर्नी है ना 30 साल की और क्रिप्टो की जर्नी सारी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स शो करती है। ठीक है, तो ये रीड राइट ओन, हाँ, एक्चुअली कैन यू ऑर्डर दिस फॉर मी, बिल्डिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ द इंटरनेट, क्रिस डिक्सन। तो ये बोलता है कि इंटरनेट का नेक्स्ट एरा क्रिप्टो लेके आएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। और उसने पूरा एग्जाम्पल डेटा के साथ, फॉर एग्जाम्पल जब इंटरनेट नया आया तो काफ़ी ओपन और डिसेंट्रलाइज था। मतलब ईमेल चलाने वाली कोई एक कंपनी नहीं थी। ईमेल का कंपनी कौन है? कोई नहीं है। सो एनीवन कुड सेंड email from one place to another without any, it was a protocol, right? It was a protocol. SMTP protocol, that was mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, right? तो ऐसे अलग अलग protocols बने जिससे इंटरनेट बना। फिर उसके बाद उसने बोला इंटरनेट चालू यहाँ से हुआ, फिर इंटरनेट का नया वर्जन आया जिसमें कि आपने ना उसको बोलते हैं वेब टू मतलब जिसमें आपने इंटरनेट पे एंगेज करना चालू किया, मैंने लाइक करना चालू किया, कमेंट करना चालू किया, डेटा गया। फिर नई कंपनीज आई, गूगल, फेसबुक, जिन्होंने आपका डेटा मोनेटाइज करना चालू किया और इंटरनेट पूरा सेंट्रलाइज बन गया। अब इंटरनेट में टॉप 1% कंपनी 98% ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं। टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनीज जनरेट $150 billion एनुअल रेवेन्यू एवरी ईयर। बट द पीपल हु आर एक्चुअली कोर पिलर्स, जिन्होंने ये पूरे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको उसका 10% भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहाँ मिलता है? यूट्यूब आपको देता है, अदरवाइज आप किसी आप हमारी बात कर रहे हो। हाँ, मतलब आप कंटेंट बनाते हो, हाँ, आपको नहीं इतना शेयर नहीं मिलता ना, यूट्यूब तो फ्री में देता है, बहुत राइट। सो द पीपल हु आर एक्चुअली द कोर पिलर्स of those marketplaces, they don't get value out of it, right? तो ये पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है इंटरनेट पूरा। तो ये बोलता है, उसका हाइपोथेसिस ये, इंटरनेट सेंट्रलाइज हो चुका है, इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर बड़ी कंपनी कोई बनी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है, बड़ी कंपनी उसको अक्वायर कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डीप्लेटफॉर्म कर देती है, बनने नहीं देती, बिकॉज उसमें उनका नुकसान है। अग्रीड। तो इंटरनेट अभी डिसेंट्रलाइज हो रहा है एंड यूजर्स के पास पावर होनी चाहिए। एंड इंटरनेट की ये दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर यूजर्स के हाथ में पावर देता है, बिकॉज दैट यू कंट्रोल योर एसेट्स, यू कंट्रोल योर डेटा। आपका डेटा कोई और ले नहीं सकता, एंड वट एवर यू डू यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। तो उसने वो स्टोरी बताई कि वेब 1 वेर यू कैन जस्ट सिंपली सी पेजेस, यू कांट डू एनी इंटरेक्शन। वेब 2 वेर यू कैन एंगेज विद दोज पेजेस, बट अब जब डेटा चला गया तो उन्होंने मोनेटाइज किया and all your data is all in their hands, which can be used to influence elections or n number of things. Yes. But now there is urgent need that this internet needs to be upgraded and move to a third era where you own everything that you do on internet, whether it is money or it is your investment asset or is it anything of value. And that is the ideal next iteration of the internet, which is what this book talks about. Read, write, own. The word own is important. I see. And blockchain, जो मैंने आपको बोला था ना कि you technically own it. This can only be possible with blockchain technology. Right. Because there is no central authority. There is no central authority who can deplatform you. Yes. If there is a platform like Twitter which is using blockchain technology and there are few people who are building it, then Trump would not be banned. Nobody, you could not deplatform anyone. You could not deplatform anyone. Because there is no central authority. There is no central authority. तो ये चीजें, as a lot of these things happen more and more, people would prefer those options. If you have a platform, a YouTube kind of platform where algorithm is open source, you would prefer that. If anything you have, right, you control it, you can take your followers to different place, you would prefer that. Yeah. I was on Orkut long back. ठीक है? I was on Facebook 10 years back. Everything I did on Facebook with the platform गया वो. डेटा खा गए लोग। खा गया मतलब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मेरा सारा कनेक्शंस तो गए ना। हाँ. Everything I did there, it is gone. Now I am on Instagram. Right. So now I am building it again. So all I am doing is renting, and I am contributing to that platform, but I am not keeping it for a lifetime. Right. तो ये सारी चीजें हैं जो which are real things, which people usually don't think about. But I have started thinking about it more and more over the last 8 years, last 8-9 years. That perspective alone gives me a view of, okay, this is better, this is more efficient. The world should ideally move into that direction because everything that is more efficient, दुनिया उस तरफ जाती है। अगर मेरे को किसी ट्रेन टिकट बुक कराना है और मैं काउंटर के पास जाकर ट्रेन टिकट बुक कराने में मेरे को टाइम लग रहा है, वर्सेस ऑनलाइन फटाफट दुनिया उस तरफ ही जाएगी जहाँ पे it's lesser work, convenience works. Right. This is way more efficient way to run internet economy. Even in an AI world, imagine if आपने, I don't know कितना AI agents, let's say if they become popular. Sure. Right? I think they are going to dominate the internet. Life will change. Now more than GPTs. These AI agents are not going to use a traditional payment systems. वो कोई रेजर पे में जाके वो ट्रांजेक्शन थोड़े ना करेंगे या किसी दूसरे में नहीं करेंगे। उनको चाहिए वॉलेट. That wallet will essentially interact with different agents or different systems to do transaction on top of internet. So crypto essentially fits there. तो नवल रविकांत जी बात करते हैं कि crypto is the currency of AI. AI agents essentially will use crypto in future. Now a lot of people will discount कि ये नहीं होगा, but unless I don't have that view of the world,
हाउ कैन आई सॉल्व फॉर इट टुडे, यस, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ के ही आती हैं। तो इसीलिए मेरे को, जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, पढ़ाई ही इंसान को एस्केप वेलोसिटी देता है। आई थिंक एवरीवन शुड एसेंशियली अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, डिस्कार्ड करना है करो, बट एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। या, व्हाट इफ यू फिगर आउट समथिंग व्हिच इज लाइक aha moment, राइट, and then you build a unicorn in future. You never know. man, this has been such a great conversation, Sumit. Yeah. Kabhi dobara we'll talk more at length. I think there's so many threads to pull from here. Ye to bada, we only surveyed the entire thing, but there's so much depth. Like if you think about currencies as an idea, I'm sure you have enough to talk about for hours about currency. Yeah, absolutely. I've enjoyed this a lot. I hope you've enjoyed this. Yeah, मजा आया ना? हाँ, पक्का ना? मजा आया, बिल्कुल बिल्कुल। Good to have you here, brother. चलो, nice. It's an absolute pleasure.